कितनी चोटें, कितने जख्म आए आपको थाना सिटी कोर्ट के अंदर? ये आपकी स्ट्रैटेजी थी कि रिएक्ट या रिटेलिएट नहीं करना? बट ने मुझे कहा कितनी मार खाओगे तुम, तोड़ दूं? मैंने कहा नहीं। पाकिस्तान में सेशन कोर्ट्स के अंदर आज से पहले ये नहीं हुआ? अगर वकील ने काला कोट पहन लिया तो क्या वो उसको अस्तना मिल गया? क्या वो कानून से बढ़ गया? क्या उसके ऊपर तनकीद नहीं हो सकती? इस्लामाबाद में आपकी पेशी थी तो उस वक्त भी जजेस गेट से एक गाड़ी एंटर हुई, वहां भी जजेस गेट से बगैर नंबर प्लेट के गाड़ी एंटर हो गई, यहाँ आप जजेस गेट से दाखिल हो रहे हैं, तो आपके पीछे भी कोई बिग ब्रदर था? जो लोग आपको मार पीट रहे थे उनका आपसे क्या मुतालबा था? बस कैमरा पकड़ के ऐसे मुंह आ गए कि हमें सिर्फ फुटेज चाहिए। वो बस वायरल होना चाहते थे। वकील साहब ये कहते हैं कि इन्होंने हमें कीड़े मकोड़े कहा, इन्होंने हमें डड्डू कहा। टाई मुख्तलिफ जगह पे नजर आ रही है और वही आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि नदीम नानी वाला 8 लोगों के साथ आया और उसने हम पे बदतरीन तशद्दुद किया। जिसने सॉफ्टवेयर अपडेट करना है ना, वो चैलेंज करे, मैदान लगाए, मुझे और भट्ट को बुलाए। आप झगड़े की दावत दे रहे हैं? हम बिल्कुल, अगर आप इतने जोगे हैं, आप हमें दें चैलेंज, हम आएंगे। हर बंदे को कहता है ए देखो जी, ए ब्रिगेड का फोन आ गया जी, ए देखो ए मन जज का फोन आ गया जी, ए देखो जा जो करनी कर लै तेरे जज साहब ए रिमांड दे दो। डॉक्टर अफान कैसर है, ये भी बहुत बड़ा टाउट है चौधरी सरफराज का। फेमस लोगों के ऊपर भौंक के अपना मंजन बेचना, इसकी हर वीडियो आप देखेंगे ना, इस्लामी टच डालना, लोगों को मैनिपुलेट करना और कहना हाँ वाह 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 वाह। तो उसने अरूप को कहा कि तुम्हें पता है आज तुम्हारे घर रेड पड़ने वाली है। वो बड़ी मासूम से बेचारी घबरा गई, कहती अब क्या करूं? कहता आज मैं घर में कह लूं इधर ही आ जाओ। ये सब मैच फिक्स था, ये ड्रामा था और ये ड्रामा इसलिए रचाया गया ताकि 295A जैसा एक संगीन मुकदमा है उसको किसी तरीके से फिजल आउट किया जा सके, माहौल ऐसा बन जाए कि टर्न द टेबल्स हो जाए, तो किसी तरीके से यूके गवर्नमेंट को या यूरोप को ये बताया जा सके कि हमारे साथ यहाँ पे बहुत ज्यादती हो रही है, इसलिए देखिए आपने वीजा कैंसिल करके आपने अनजस्टिफाइड किया, आपने ये किया, तो देखिए हमारे साथ यहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है, इसकी नौबत ना आती अगर वीजा टर्मिनेट ना होता तो। मैं बस इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा, मैं आपसे ये कहूँगा कि कुछ इस टॉपिक को छोड़ा जाए। तो इसका फायदा हुआ? हाँ जी तो फायदा हमें अल्लाह ताला की हम शुक्रगुजार। और अगली पेशी 13 जनवरी को है, ये भी फायदा हुआ। तारीख पड़ गई ना, तारीख पे इतने सेंसिटिव केसेस आपके ऊपर, 295AB 295CB रजब के ऊपर, इसके बावजूद आप पाकिस्तान आ गए। क्या आपके पीछे भी कोई बिग ब्रदर था? बिग ब्रदर ने कहा आओ ग्रीन सिग्नल है। डकी ने रिलीज के बाद एक वीडियो बनाई और डकी को बहुत ज्यादा उस पर व्यूज भी मिले, बहुत एप्रिसिएशन भी मिली। आप इत्तेफाक करते हो उस कंटेंट से? मैंने उसकी सारी वीडियो देखी, उसकी वीडियो को देखने के बाद मुझे बड़ा हर्ट हुआ। मैं जिस अंदाज में कंटेंट किया गया, जो रोस्टिंग पे जुमले इस्तेमाल हुए, जो गालम गलोच हुई, जिस तरह की मीम्स इस्तेमाल होती रही, वो भी जस्टिफाइड नहीं है। ये उसको मैं पिछले 7 सालों से समझाता आ रहा हूँ कि अगर तुमने कुछ करना है तो करो, नहीं करना तो ना करो, लेकिन चक्करबाजी ना डालो। ना हमने आपको पैसे दिए हैं और ना ही हमने आपसे कोई आईफोन लिया है, ये भी बता दें। रजब भट्ट के साथ आपकी जो दोस्ती है ये चंद महीने के अंदर ही बहुत मजबूत हो गई है। अगर आप जिंदगी में अच्छे दोस्त नहीं बनाओगे, आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। वो एक वीडियो रजब की आ गई थी ना, जिसमें यूं लगा कि जैसे वो मदहोशी में है या कोई ऐसी शहद की बोतल लगा ली है। उस दिन वो मेरे साथ नहीं था, किसी के अपार्टमेंट में था, किसी एक लड़के के अपार्टमेंट में था, उसने उसको ट्रैप किया। Assalamu alaikum and a very warm welcome to RTS, which is Rehan Tariq show on 24+. This is Pakistan's first audience-based podcast. और अगर आप भी बतौर ऑडियंस हमारे इस पॉडकास्ट में शिरकत करना चाहते हैं और मौजूद मेहमान से कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे जरूर कांटेक्ट कर लें। आज का पॉडकास्ट कदरे मुख्तलिफ है, अनऑर्थोडॉक्स तो नहीं कहूँगा, लेकिन हम इसको इनोवेट करना चाहते थे कि इस पॉडकास्ट को लाइव स्ट्रीम करें ताकि बराह रास्त आप लाहौर में हैं, कराची में है, पेशावर में है, केपी में, रहीम यार खान से अटक तक हमारा ये पॉडकास्ट सब लोग लाइव देखें और अनसेंसर्ड अनफिल्टर्ड बातें आप तक पहुंच जाए। बावजूद हम लाइव तो नहीं कर रहे, लेकिन कोशिश यही होगी कि अनसेंसर्ड और अनफिल्टर्ड एक एक जुमला बेअन ही आप तक पहुंचे, कोई भी कटिंग ना हो। और जाहिर है यही हमारे इस प्लेटफॉर्म की खूबसूरती भी है। और जब हम बहुत सारी चीज़ें काटते नहीं हैं तो फिर जाहिर है काटने के बाद जो दर्द होता है वो पहले होना शुरू हो जाता है। बाहर कैफ, आज के पॉडकास्ट में ऑडियंस तो नहीं है लेकिन मेहमान है, और मेहमान शख्सियत जो मेरे सामने विराजमान है इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल है। बहुत ज़्यादा बातें इन्हीं के गिर्द घूम रही हैं हमारे सोशल मीडिया पर। कंट्रोवर्शियल भी बहुत है, जहां मैं तो इनके बारे में पहले ही कहता हूं, जहां कोई लड़ाई झगड़ा या कंट्रोवर्सी होती है ना, वहां पे ये ज़रूर होता है। और अभी जितनी फड्डे, जितनी लड़ाइयाँ, जितने झगड़े चल रहे हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं ये मौजूद है।
और जिस हद तक मौजूद होना चाहिए चाहे शायद उससे एक कदम आगे ही होंगे। यूके से मामला शुरू होता है, फिर इस्लामाबाद पहुंचता है, इस्लामाबाद से लाहौर, लाहौर से कराची। एक पिंग पोंग है जो चल रही है। कहते हैं इनका जब मैं नाम लूंगा ना तो आप कहेंगे नाम तो सुना होगा। नाम इनका नदीम मुबारक है, लेकिन प्यार से इनको नानी वाला कहा जाता है। नदीम मुबारक उर्फ नदीम नानी वाला, तो नाम तो सुना होगा। और आप तो समझ रहे हैं कि नदीम नानी वाला से बात करना इस वक्त इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। जाहिर है सिटी कोर्ट के अहाते के अंदर जो कुछ हुआ, जो धींगा मुश्ती और जो मछली मंडी बनी, और जिस धक्कम पेल का निशाना शिकार इनके दोस्त मशहूर व्लॉगर मारूफ यूट्यूबर रजब भट्ट बने, और जैसे फरते जज्बात में इन्होंने अपने दोस्त को घेरे में ले लिया, यानी वो बाहों के हिसार में ले लिया। उसके बाद तो दोस्ती के ऊपर लोग लिख रहे हैं कि दोस्त हो तो ऐसा, दोस्त वो जो मुश्किल में काम आए, मुसीबत में काम आए। तो नदीम नानी वाला की दोस्ती की मिसालें ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि भारत के अंदर भी, बिला तखसीस मजहब, वो मुसलमान है, वो सिख है, वो ईसाई है, वो हिंदू है, सब इनकी दोस्ती के ऊपर वारे जा रहे हैं। और उसके अलावा जाहिर है जब आपके पास रिकग्निशन होती है तो कंट्रोवर्सीज तो आती ही आती हैं। तो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज पे भी बात करेंगे, इनकी दोस्ती पे भी बात करेंगे, थाना सिटी कोर्ट के मामले से लेके 6 जनवरी और 6 जनवरी के बाद 13 जनवरी को क्या होने जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन मैं इनकी तरफ आने से पहले सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि इनसे एक नशिस्त इसी जगह पे हमारी पहले भी हो चुकी है। वो नशिस्त उस वक्त थी कि जब ये एक और दोस्त को रेस्क्यू करने के लिए पाकिस्तान आए थे और वकला के दरमियान खड़े होकर उन्होंने कहा था बस मैं आ गया हूं, और डकी को, और उस वक्त भी मैंने ऐसे ही कहा था कि नदीम नानी वाला आ गया है, डकी को छुड़ा के ले जाएगा, और वकला के दरमियान में मौजूद थे। और फिर हमने कहा था आइए जरा हमें वो गिदड़ सिंगी बताइए कि आपके पास क्या है। फिर उस दोस्त के साथ क्या हुआ, उसको बिग ब्रदर मैसर आया, इनको वो दोस्त मैसर आया भी या नहीं आया, इस पर भी बहुत सारी बातें हमने करनी है। तो बिला ताखीर जनाब नदीम नानी वाला साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग सम टाइम आउट। थैंक यू जी। यूके से इस्लामाबाद पहुंचे, हम आपके पीछे लगे रहे। इस्लामाबाद से लाहौर आ गए, हम फिर पीछे पीछे थे। लाहौर से कराची पहुंचे, कराची में जो कुछ हुआ उसके बाद भी मीडिया भी आ गया। नदीम मुबारक साहब हमारे हाथ नहीं आ रहे थे। नहीं, अभी हमें 10-12 दिन आए हुए हैं, और बस लड़ाई चल रही हैं आपके सामने ही है। कभी कराची, कभी लाहौर, कभी इस्लामाबाद। तो बस इसी चक्रों में, इसी चीज़ों में बिजी चल रहा है सिस्टम। और आज कल रात में लाहौर आया, मैंने आपसे वादा किया कि मैं आपके पास होऊंगा 2-3 बजे, तो मैं आपके पास पहुंचा। जहाँ लड़ाई होती है वहाँ नदीम नानी वाला होता है। देखें, ये किस्मत का खेल है मेरे ख्याल से, कि असल में मेरे ख्याल से जहाँ मेरे दोस्त होंगे वहाँ मैं होऊंगा, तो अगर लड़ाई होगी तो ज़ाहिर है वहाँ पे मैं होऊंगा। जहाँ लड़ाई वहाँ नदीम नानी वाला। हाँ? नहीं, जहाँ लड़ाई नहीं, जहाँ मेरे दोस्त होंगे वहाँ कोई मसला बनेगा तो मैं ज़ाहिर होऊंगा। कितनी चोटें, कितने जख्म आए आपको थाना सिटी कोर्ट के अंदर? असल में ज़्यादा चोटें तो जब वहाँ या पीछे से वो वकील साहब, उसके साथ पहले तो 5-6 बंदे थे। तो जैसे हम एंटर हुए हैं तो उसने आके जैसे हमला किया, तो बट को जैसे उसने पीछे से बुज़दिली का मुजाहरा करते हुए, उसने, मैं उसको एक बहुत बड़ा बुज़दिल कहूँगा, वो वकील नहीं, एक बुज़दिल शख्स था, उसने उसको पीछे से वार किया, और उसी टाइम उससे रहा नहीं गया। मैंने उसी वक्त उसको अपने लेफ़्ट बाजू से ऐसे पीछे धकेला उसको, वकील को, और उसको मैंने बट को पकड़ा और अपने हाथों में वहाँ घूम गया और साइड में ले गया। फिर वहाँ से मैं साइड में ले गया, फिर मैं इवन के वो नीचे गिर गया हम। तो फिर मैं बट के ऊपर लेट गया, वो मेरे बाजू पे छोटी छोटी लगी, यहाँ पे बैक पे। फिर वहाँ पे बट ने मुझे कहा कि मैं तोड़ दूँ, मैंने कहा नहीं। फिर उसने कहा कि अब नीचे आ जाओ, कितनी मार खाओगे तुम। फिर उसने मुझे नीचे फेंका, फिर वो ऊपर आया, फिर उसको मार पड़ी। ऐसे ही ये आगे चलता रहा। आपको इस बात का इदराक नहीं था कि थाना सिटी कोर्ट में आपके साथ ये होगा? नहीं, असल में कंसर्न्स तो होते हैं, लेकिन मुझे रजब ने यह कहा था और मैंने उसको यह कहा था कि अदालत के अंदर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अदालत के अंदर जब आप जाते हो, सरेंडर करते हो, तो अदालत के अंदर एक जजेस की पावर होती है, तो जजेस की होती है। और मुझे यकीन था कि जो वकील बरादरी है वो इस तरह की गुंडागर्दी नहीं कर सकती। नहीं, आपने इससे पहले नहीं देखा कि जजेस तो कोर्ट रूम के अंदर वकला के हाथों पिटते हैं? आपने ये नहीं देखा कि बख्शी खाने से जब एक मुलजिम को अदालत पेशी के लिए ले जाया जाता है तो गोलियां उसको भून देती हैं और वो ज़मीन पे बेहिस्सो हरकत पड़ा हुआ होता है, खून बह रहा होता है? पाकिस्तान में सेशन कोर्ट्स के अंदर आज से पहले ये नहीं हुआ?
अब बिल्कुल ये देखें, जैसे हमने पूरी पाकिस्तानी कौम, सारी दुनिया ने देखा कि जिस तरह खान साहब को अदालत के अंदर जिस तरह उनके ऊपर वार किया गया हाता अदालत के अंदर, तो लेकिन मुझे लगता है कि हमने मिसमैनेजमेंट की, हमने बहुत लाइट लिया। हमें इस चीज़ को लाइट नहीं लेना चाहिए। हमें मुतलका फोर्सेस से हेल्प आउट लेनी चाहिए थी कि हमें प्रोटेक्शन दी जाए, हमारे ऊपर कंसर्न्स हैं, लेकिन आई थिंक हमने लाइट लिया इस चीज़ को। जो कितने दोस्त थे आपके साथ उस वक्त? मैं और रजब थे, कोई नहीं। बाकी जब हम अदालत में एंटर हुए तो वहाँ पे 4-5 ऐसे लोग खड़े हुए थे, तो वो कह रहे थे कि यार वैसी फ़ोटो वीडियो बना रहे थे, तो वैसे ही साथ चल रहे थे, तो ऐसी बातें कर रहे थे कि हमारे होते हुए आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो उसमें मज़े की बात है कि साथ 2 पुलिस वाले भी थे उनके साथ, तो कहते हैं कि आपको नहीं पता सिंध पुलिस का, आपको नहीं पता ये यहाँ हमारे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। तो जैसे ही उन्होंने आके पीछे से भट्ट साहब को वार किया है, वो उनमें से 3 बंदे वहीं खड़े रहे हैं जैसे वो जैम हो गए थे। तो मैं हैरान हो गया कि यार क्या बातें कर रहे थे और क्या ये निकले। आपके वकला भी आपके साथ नहीं थे? नहीं, असल में हमारे जो वकला थे वो गेट नंबर 1 पे थे, मियां अली इशफाक साहब। जजेस गेट से? हम जजेस गेट सेंटर हुए थे। अच्छा। तो वो 500 मीटर का फासला था, जो पहले 3-4 मिनट मैं और भट्ट खुद ही एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते रहे हैं। तो जब मियां अली इशफाक साहब आए हैं, उन्होंने आके बड़ी अग्रेसिव तरीके से हमें वहाँ से ऐसे पकड़ा है, और उस मियां साहब ने कहा छोड़ो इन्हें, बड़े गुस्से से। और मियां साहब ने बड़ी दिलेरी का मुकाबला किया, और मियां साहब ने वहीं से लेके कोर्ट रूम से लेके कमेटी रूम तक उन्होंने सिर्फ लॉ की बातें की कि ये तुम जो कर रहे हो ये गुंडागर्दी है, ये वकालत नहीं है। लेकिन वो उनका एक ही काम था, वो बस कैमरा पकड़ के ऐसे मुंह आगे कि हमें सिर्फ फुटेज चाहिए। वो बस वायरल होना चाहते थे कि हम किसी तरह जो है ना हमें फुटेज चाहिए। वो बस इसी चक्कर में कभी मुझे पीछे धकेलना, कभी भट्ट को आगे धकेलना। तो ये दक्कम देर जो थी, ये तकरीबन मेरे ख्याल से 40 मिनट ये चलती रही। कोर्ट रूम पहले हम बड़ी मुश्किल से पहुँचे, वहाँ पे लड़ाई शुरू हो गई। तो पहले 30-40 मिनट मेरा जो हाथ था ना वो भट्ट के ऐसे था, ठीक है, यहाँ पे ऐसे 30-40 मिनट्स मैंने उसको छोड़ा नहीं। कमेटी रूम जब हम पहुँचे, वहाँ पे जब भट्ट को बिठाया, मेरा हाथ कुर्सी में तब भी ऐसे था, और तब भट्ट को सांस नहीं था आ रहा। उसने कहा कि मुझे सांस नहीं आ रहा। जब उसने कहा कि मुझे सांस नहीं आ रहा, उस वक्त एक ऐसा मोमेंट था कि मैं अंदर से रो पड़ा था उसको देख के कि बेचारे को सांस नहीं आ रहा। तो उसने कहा पानी। तो फिर मैंने कहा पानी, मियाँ साहब को मैंने पानी कहा, तो फिर वो वहाँ पानी आया, उस बेचारे ने पानी पिया। तो बड़ी मुश्किल से मैंने संभाला खुद को। तो मैंने भट्ट को कहा कि बी ब्रेव। तो उसने पानी पिया, फिर उसकी कुछ सांस में सांस, क्योंकि 40 मिनट मेरा हाथ भी ऐसे था उसके ऊपर, और पीछे से उसको लोग ऐसे दबा रहे थे, यहाँ से दबा रहे थे, मुझे यहाँ से दबा रहे थे। तो अंदाज़ा करें कितना वो दिलेर था कि 40 मिनट वो लड़ता रहा, उसने हाथ नहीं उठाया, और उसका सांस आना बंद हो गया था। ये आगे उसकी कोर्ट की वीडियो है जहाँ पे वो बैठा है, शर्ट उसकी फटी, और ऐसे वो करा, वहाँ पे बेचारे को सांस नहीं था आ रहा। वहाँ पे एक किस्म का, वहाँ पे मैं अंदर से रो पड़ा था उसको देख के कि यार मेरे भाई के साथ ये क्या कर रहे हैं। तो बस वहाँ पे पानी नहीं पिया बेचारे ने। वहाँ पर फिर दुक्कम देर शुरू हुई। फिर हम वहाँ से, मैं आगे मैंने कॉल की बाहर, गाड़ी मैंने फटाफट फ्रंट में लगाई, मैं आगे भागा, गाड़ी आई, वहाँ से मैंने फटाफट अंदर बैठा, मैंने अंदर से बंदे को कहा फटाफट गाड़ी में बैठाओ, तो गाड़ी में बैठा के हम वहाँ से निकले। ये आपकी स्ट्रैटेजी थी कि रिएक्ट या रिटेलिएट नहीं करना? नहीं, ये हमने एक दूसरे से पहले बात की थी कि अगर वहाँ पे इस तरह का मसला बनता है तो हमने अदालत के अंदर डिफेंस में कोई भी हाथापाई नहीं करनी, क्योंकि उनका काम फुटेज लेना होगा, और हमें करोड़ों में लोग देखते हैं। अगर हम इस तरह उनके ऊपर वार करेंगे तो इससे ये एक चीज़ मोमेंटम होगा कि शायद हाथापाई हुई है और हमने ये शुरू किया है। जिस तरह के वो वकील जो है, वो नौसरबाज वकील, वो इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं कि हमने उनके ऊपर अटैक किया। और आपने जितनी भी अदालत के अंदर वीडियोस देखी, उसमें साफ देखा जा सकता है कि मैं और वो जा रहे हैं, और उस बुज़दिल शख्स ने पीछे से आके हमारे ऊपर हमला किया। नहीं, इसका मतलब आपको अंदाज़ा था कि आपके साथ ये होगा, तभी आपने ये स्ट्रैटेजी बनाई कि आपने रिएक्ट या रिटेलिएट नहीं करना? हमें अंदाज़ा तो, देखें जो चीज़ें चल रही हैं कई महीनों से, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर हम कोर्ट से बाहर होते तो फिर हम लड़ते कोर्ट के अंदर हमने नहीं था लड़ना। नहीं, इसके बावजूद अगर हमारे साथ कोई गार्ड नहीं था, कोई सिक्योरिटी नहीं थी, या दोस्त नहीं थे, आप 2 निहत्थे लोग चले गए, बावजूद इसके कि आपको पता है कि आपके साथ ये होगा, लेकिन हमें श्योर नहीं था कि हमारे साथ ये होगा, क्योंकि इस तरीक से पहले भी
हम कराची में गए हैं और वो अदालत के अंदर बैठ गया है, उसने अपनी हाजिरी लगाई है, मीडिया टॉक हुई है और वो बाहर आया है और ऐसा कुछ नहीं हुआ वो अपना। तो इसलिए इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम वहाँ पे दोबारा गए और हमें था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। आप जजेस गेट से एंटर हुए जी। जब इस्लामाबाद में आपकी पेशी थी तो उस वक्त भी जजेस गेट से एक गाड़ी एंटर हुई जो बगैर नंबर प्लेट की थी। देखिए वहाँ भी जजेस गेट से बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी एंटर हो गई, यहाँ आप जजेस गेट से दाखिल हो रहे हैं, तो आपके पीछे भी कोई बिग ब्रदर था? नहीं, हमारे पीछे कोई बिग ब्रदर नहीं है। असल में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वाक़या था तो वो मियाँ ज़मान साहब की गाड़ी थी। वो कैसे गाड़ी अंदर लेके गए ये उनका और उनका आपस का मामला है, हमें नहीं पता। क्योंकि जब हम अपनी ही गाड़ी पे गए थे, हम जो एक अपना गेट था आम लोगों के लिए वहाँ से हम गए। जब हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाहर आए तो वो गाड़ी सामने खड़ी थी, तो मियाँ साहब ने कहा इस गाड़ी में बैठे, गाड़ी में बैठे, हम उस गाड़ी में बैठ गए। हमें क्या पता ये क्या है चक्कर मकर। तो आपके साथ थाना सिटी कोर्ट में जो कुछ हुआ किस वजह से हुआ? जो लोग आपको मार पीट रहे थे उनका आपसे क्या मुतालबा था? उनका मुतालबा ये था कि वो जो वकील था वो पिछले कई महीनों से पहले तो उसने बट के ऊपर झूठी 295 की FIR दर्ज करवाई और वो पिछले 8 लाहौर की FIR की बात कर रहे हैं जो लाहौर में हुई? नहीं, कराची में करवाई उसने। और उस वकील को ये इन्वेस्टिगेट किया गया 295A। उस वकील के ऊपर ये भी इन्वेस्टिगेशन की कि वो वकील जो है वो सिर्फ दिहाड़ीबाज है। 2022 की एक एग्ज़ाम में वो फेल है और 2023 में मेरे ख्याल से वो वकालत कर रहा है और उसकी डिग्री भी कंप्लीट नहीं है। एक तो वो वकील भी नहीं है और दूसरा वो 21 मुकदमों के अंदर मुद्दई है, यानी कि वो वकालत कर नहीं रहा, वो अपनी वकालत को बेच रहा है। एक वकील का काम अपने क्लाइंट को प्रोटेक्ट करना, अपने क्लाइंट का केस प्रोसीड करना है, ना कि खुद मुद्दई बन के लोगों के ऊपर FIR करवाना। उस बंदे ने लोगों के उसके 21 विक्टिम्स हैं इस मामले में। इस पर्टिकुलर केस में तो वकील साहब खुद मुद्दई है ना? हम मुद्दई हैं, उनका कोई क्लाइंट तो नहीं है? क्लाइंट तो यही मैं कह रहा हूँ। वो 21 मुकदमा में खुद मुद्दई है। हाँ। उसका काम ही है लोगों से दिहाड़ी लगाना, लोगों को ब्लैकमेलिंग करना, लोगों के ऊपर पर्चा करवाना, फिर ब्लैकमेलिंग करना। आपसे कोई पैसे मांगे? किसने? उसने नहीं। हाँ, हमसे उसने क्या पैसे मांगने थे हमारे? उसका ये मुतालबा था कि मेरे साथ बैठें, मुझसे माफ़ी मांगें और मुझे थोड़ी हाइप शाइप दें और बोलें कि वकील साहब मेरे भाई हैं, बस मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो मैं अपना केस वापस ले लूँगा, कि चलो मुझे हाइप शाइप मिल जाएगी, मुझे थोड़ा व्यू शूज़ मिल जाएगा और मैं अपना थोड़ा पावा बना लूँगा। देखें मैंने क्या कर दिया, जिस बंदे ने मैंने FIR दी थी उसने आगे मेरे मुकदमों में बैठ के उसने माफ़ी मांग ली, मैंने उसको अल्लाह की रज़ा से माफ़ कर दिया। क्योंकि बट ने ऐसी कोई हरकत की नहीं थी कि जिसके लिए बट उसके पास जाता और उसको कहता कि सॉरी जी। तो बट ने वहाँ पे 40 मिनट मार खाई मेरे साथ। उसने तब उन्होंने वहाँ पे जोर लगा दिया कमेटी रूम के अंदर कि माफ़ी भी, ऐसे कैमरे ऊपर कर दिया कि माफ़ी मांगो। बट ने कहा माफ़ी नहीं मांगनी। मियाँ साहब ने कहा माफ़ी नहीं मांगनी, ऐसी जो भी बात होगी बाद में होगी, कोई माफ़ी नहीं मांगनी। और डोंट यू थिंक नदीम नानीवाला साहब कि गुफ्तगू करते हुए आपको बहुत ख्याल रखना पड़ता है? बिल्कुल ऐसी है। 295A का मुकदमा दर्ज ना होता अगर ज़बान से कोई ऐसे अल्फाज अदा ना होते? ज़बान के अल्फाज की बात नहीं थी। 295A या कंडक्ट ऐसा 2 साल पहले एक वीडियो बनाई थी, फनी वीडियो रजब ने, जो कि एक नमाज की वो वीडियो थी। That I agree। हाँ, इसी को रेफर किया वकील साहब ने। और फिर उसके बाद वकील साहब ये कहते हैं कि इन्होंने हमें कीड़े मकोड़े कहा, इन्होंने हमें डड्डू कहा। रजब ने, बट ने किसी भी वीडियो में कीड़े मकोड़े नहीं कहा, ठीक है। उस वकील ने कई बार से टारगेट किया, फैमिली वाला, पैन विलागर। क्या एक वकील को ये जेब देता है वो किसी बंदे के बारे में इस तरह की गुफ्तगू करे सोशल मीडिया पे? मैं तो उसको वकील ही मानता। वो एक बंदे के बारे में मुसलसल इस तरह की वीडियो लगा रहा है टिकटॉक के ऊपर कि पैन विलागर तुम आ रहे हो, ये है वो है, इस तरह की वो कम्युनिकेशन कर रहा है। तो क्या रजब अपना अब तो दूसरा जो बंदा है वो कोई हक नहीं रखता उस पर तनकीद करने का? अगर वो बंदा इतनी बिलो द बेल्ट तनकीद कर रहा है तो क्या, क्योंकि अगर वकील ने काला कोट पहन लिया तो क्या वो उसको अस्तना मिल गया? क्या वो कानून से बढ़ के है? क्या उस पर ऊपर तनकीद नहीं हो सकती? क्या उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता? उसको सब कुछ किया जा सकता है। अगर कानून की नज़र में सब बराबर है, चाहे वो आम शहरी हो चाहे वो वकील हो। अगर आपने काला कोट पहना इसका ये मतलब नहीं है कि आप बदमाश हो, आप बदमाशी करोगे। मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने इस सारे वाक़या में सिंध पुलिस को बहुत कमज़ोर पाया कि जिस तरह उन वकीलों के ऊपर हमने FIR करवाई। FIR का इंदराज तो हो गया है वो क्लब में। हाँ, FIR करवाई और मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि वो जाएँ, वो अरेस्ट करेगी सिंध पुलिस उनको। और मैं यहाँ पे ख्वाजा तहसीन पेश करता हूँ गवर्नर साहब कामरान तसूरी साहब को, कि जिन्होंने हमें कॉल की और उन्होंने हमें बड़ा डांटा कि आपको सिक्योरिटी चाहिए थी, आपने हमें बताया नहीं।
आप हमारे शहर में आए, आप हमारे मेहमान थे। उन्होंने कहा कि कोई नहीं, कुछ घंटों में आपकी एफआईआर होगी इंशाल्लाह। और ये कराची की हिस्ट्री में पहली बार किसी वकील के ऊपर एफआईआर हुई और एफआईआर करवाई, और हमें उम्मीद थी कि उनको अरेस्ट किया जाएगा, लेकिन उन्हीं वकीलों ने जाके मुतलका थाने में एसएचओ को तशद्दुद का निशाना बनाया, जो कि आपके सामने है। और मैं आपको ये कहता हूँ कि अगर उन्हीं वकला की एक वीडियो भी आई जिसमें कोट और शर्ट फटी हुई है, टाई मुख्तलिफ जगह पे नज़र आ रही है, और वही आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि नदीम नानी वाला 8 लोगों के साथ आया और उसने हम पे बदतरीन तशद्दुद किया। देखिए, ये वीडियो जो है मैंने देख रहा हूँ मैं इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक में, इसके ऊपर मेरा कोई कमेंट नहीं, क्योंकि इसकी हिस्ट्री मैं नहीं जानता कि वैसा इल्ज़ाम क्यों लगा रहा है। और इसके साथ साथ उसने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि नदीम नानी वाला का भी सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाएगा। मैं तो ये कहता हूँ कि यार, जिसने सॉफ्टवेयर अपडेट करना है ना, वो चैलेंज करे, मैदान लगाए, मुझे और भट्ट को बुलाए, वो भी आए, हो जाए मुकाबला। कोई जिसने मुकाबला करना है मैदान में मुकाबला करे। ये कौन सा मुकाबला है कि अदालत के अंदर हम आएँ, अपने आप को सरेंडर करें और आप एक जत्था लेके हमारे ऊपर हमलावर हो जाएं? ये तो मुकाबला नहीं है, ये मुकाबला नहीं है। आपने मुकाबला करना है, आप करें, आप जगह बताएं, मैं और भट्ट आएंगे। आप झगड़े की दावत दे रहे हैं? हम बिल्कुल, अगर आप इतने जोगे हैं, आप हमें दें चैलेंज, हम आएंगे। लेकिन ये तो वो बात हुई कि मुझे किसी ने चैलेंज किया, वो अकेला आया और मैं साथ में 100 लोग ले गया और जाके मैंने उसको मारा और मैंने कहा लो जी बल्ले बल्ले। ये तो बदमाशी है। देखें, ये बदमाशी है। इस तरह की चीज़ों को हम सपोर्ट नहीं करते, इस तरह की नौसरबाजी को हम सपोर्ट नहीं करते। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये 2 वकीलों ने जिस एसएचओ को तशद्दुद का निशाना बनाया, अगर इस तरह के 2 नौसरबाज वकील खुदा की कसम पंजाब के अंदर पुलिस के ऊपर इस तरह का तशद्दुद करते, मरीम नवाज से हमारे इख्तलाफात होंगे। क्योंकि लास्ट टाइम पे मैंने आपके पॉडकास्ट में कहा था कि मरीम नवाज को भी हमने रिक्वेस्ट की थी कि आप ये जो एनसीसीए की जो ड्रामा चल रहा है, आप इसके ऊपर कुछ करें। उन्होंने कुछ नहीं किया, वो खामोश रहीं। लेकिन अगर ये 2 नौसरबाज वकील पंजाब पुलिस का इस तरह करते, लेकिन पंजाब पुलिस उनको इस तरह अपडेट करती कि वो ज़िंदगी में दोबारा वकालत ना करते, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मरीम नवाज का क्लियर स्टांस है कि जुल्म के आगे किसी की नहीं चलेगी, जुल्म ज़्यादती नहीं होगी, चाहे वो वकील हो या आम शहरी हो, तुन के रखो। ये शिकवा आप किसके साथ कर रहे हैं? वज़ीर आला सिंध के साथ? ये मैं शिकवा कर रहा हूं कामरान तिसौरी के साथ? नहीं, कामरान तिसौरी साहब उन्होंने तो बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने एफआईआर करवाई। क्या सपोर्ट किया? एफआईआर हो गई, अभी तक वकला दंदनाते फिर रहे हैं। लेकिन वो तो गुंडा कर दिया ना। आप देखें, ये कामरान तिसौरी साहब, वकला कामरान तिसौरी यानी गवर्नर सिंध से ज़्यादा ताकतवर हैं? नहीं, वो रूल ऑफ लॉ से ज़्यादा ताकतवर तो नहीं है, लेकिन वो वहाँ पे जो डायरेक्शन है वो लॉ मिनिस्टर में अपना सिंध हुकूमत ने डायरेक्शन देनी है और पुलिस ने उनको अपना अरेस्ट करना है। लेकिन ये तो पुलिस की नाकामी है कि वो इसके ऊपर कोई अमल नहीं कर रही हो और इस तरह वकील आके उनके ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये चीज़ें देख के। ऐसा नहीं होना चाहिए। कल को अगर हमारे ऊपर एफआईआर होगी, हम भी 100 लोग लेके चले जाएंगे पुलिस स्टेशन, जाके ऐसा चौके मारना शुरू कर देंगे कि ये एफआईआर तुमने क्यों दी है। ये तो सीधी कानून से खिलवाड़ है। ये कोई अच्छा पैगाम नहीं मैंने देखा, ये कोई अच्छा मैंने इसके ऊपर ये सिंध पुलिस का मैंने कोई अच्छा रवैया नहीं देखा कि वो किसी 2 वकील आके आपको इस तशद्दुद का निशाना बना सकते हैं। वकला ताकतवर हैं? वकला ताकतवर मुँह जोर हैं? वकला सिर्फ मेरे ख्याल से इसलिए ताकतवर हैं क्योंकि उनके अंदर एक यूनिटी है, और आम पब्लिक के अंदर जो है किसी भी चीज़ को लेके मैंने यूनिटी नहीं देखी। जैसे हमारी मजदूर बरादरी है, अगर उनके अंदर यूनिटी हो वो तो किसी को हिलने ना दें। लेकिन वकला के अंदर अब देखें ना, वो उनके जो अभी जो उन्होंने किया है अहाता अदालत के अंदर, सिंध हाई कोर्ट बार साहब उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि उनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, उनको सीधे लाइसेंस मुअत्तल करने चाहिए कि यार इन्होंने जो काम किया ये हम इसको सपोर्ट नहीं करते, लेकिन वो उनका साथ दे रहे हैं। मेरी इतलात के मुताबिक कल कमेटी रूम के अंदर एक मीटिंग बुलाई गई है इस पर्टिकुलर इशू को लेके, और कोशिश उनकी ये है कि किसी तरीके से तस्वीया हो सके। जी, उन्होंने हमें रिक्वेस्ट की है, हमारे मियाँ साहब वकील साहब को रिक्वेस्ट की है कि इस मामले का हल निकाला जाए, तो दोनों पार्टियों को बिठाया जाए। देखें, अगर वो दोनों वकील माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं, अगर वो सरेआम माफ़ी मांगते हैं कि जो उन्होंने किया वो गलत किया, तो हम बैठने को तैयार हैं। अगर वो अपना हमारे वकील साहब जो हमें इंस्ट्रक्शन देंगे, मियाँ अली साहब, तो हम तैयार हैं। अगर वो माफ़ी मांगने को तैयार हैं तो हम, क्योंकि जो उन्होंने किया ये काबिले माफ़ी तो नहीं है, लेकिन हम अल्लाह ताला उनको माफ़ कर देंगे। हाँ, माफ़ करेंगे। फिर ये मुकदमा भी वापस ले लेंगे आप? हाँ, अगर जो उन्होंने रजब भट्ट के ऊपर झूठा मुकदमा बनाया है जो 295A का, अगर नहीं, वो इसको, मैं उस एफआईआर की बात कर रहा हूँ जो आपने वकला के खिलाफ। हाँ, हमारी शर्तें यही हैं कि वो माफ़ी मांगे और जो रजब भट्ट के ऊपर उन्होंने झूठी एफआईआर की वो अपना उसको विड्रॉ करें, तो हम भी अपनी एफआईआर विड्रॉ करेंगे। वो एफआईआर तो आप कोर्ट ऑफ लॉ में कंटेस्ट कर रहे हैं ना? नहीं, अगर देखें वो उसका मुद्दई तो वो वकील खुद है ना। वो अगर वो उस केस को प्रोसीड नहीं करता, वो कहता है लेकिन दैट केस इज अ सेपरेट इशू।
देखें हम अगर वो माफ़ी मांगते हैं तो हम अपनी FIR विड्रॉ करने के लिए तैयार हैं। ये बड़ी बात कर रहे हैं हाँ, कि बिल्कुल। वो अगर आपसे एक्सक्यूज करेंगे तो आप FIR हाँ, विड्रॉ कर लेंगे। हम उनको माफ़ करने के लिए अगर वो तहे दिल से माफ़ी मांगते हैं कि उन्होंने जो किया वो बदमाशी थी, वो गुंडागर्दी थी और इसके लिए वो शर्मिंदा हैं और वो सिर्फ पाकिस्तानी कौम से माफ़ी मांगते हैं कि वकला बरादरी का जो नाम उन्होंने डैमेज किया पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी में, इंटरनेशनल कम्युनिटी में, जो उन्होंने, क्योंकि वकला बरादरी आप देखें कि इन अपना हिस्ट्री में अपना कराची बार जो थी, इन्होंने जो आइन के लिए काम किया, जो अमेंडमेंट्स जिन्होंने इनको रिवर्स किया, जो हाँ हाँ, वहाँ सिंध हाई कोर्ट बाहर से लोग तो आए, हाँ, इस्लामाबाद भी हाँ, जुडिशल कमीशन इजलास हाँ, के बाहर बिल्कुल। बहुत एहतजाज होता रहा। वो बात आपकी अपनी जगह पे दुरुस्त है, लेकिन वकला ये कहते हैं कि रजब भट्ट ने भी उनसे एक्सक्यूज तो कर लिया, सॉरी कर ली, माफी मांग ली। नहीं, रजब भट्ट ने कोई माफ़ी नहीं मांगी। रजब भट्ट किस बात की माफ़ी मांगे उनसे? वकला ने ये स्टेटमेंट दिया ना कि रजब भट्ट ने सॉरी नहीं कर ली, नहीं, लेकिन नहीं कोई माफ़ी नहीं मांगी। वो अगर उनके पास कोई वीडियो है वो दिखाएं पब्लिक को कि जहाँ रजब भट्ट ने कहा कि मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। कोई माफ़ी नहीं मांगी, हम किसी किस्म की कोई माफ़ी नहीं मांगेंगे उनसे। अच्छा, अब एक परसेप्शन है और पब्लिक परसेप्शन ये है कि ये जो हुआ, कहने वाले तो कहते हैं ना कि ये सब मैच फिक्स था, ये ड्रामा था और ये ड्रामा इसलिए रचाया गया ताकि 295A जैसा एक संगीन मुकदमा है उसको किसी तरीके से फिजल आउट किया जा सके। फिजल आउट कैसे? कि एकदम लोग रजब भट्ट के या नानी वाला के अगेंस्ट थे तो सारी की सारी सिंपथीज ये लोग गेन कर लें, माहौल ऐसा बन जाए कि टर्न द टेबल्स हो जाए, कि वो लोग जो खिलाफ हैं वो सब इमोशनली इतना अटैच हो जाए, वो कि बहुत ज्यादती हुई है, बड़ा अनजस्टिफाइड हुआ है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि रजब भट्ट का वीज़ा कैंसिल किया गया तो किसी तरीके से यूके गवर्नमेंट को या यूरोप को ये बताया जा सके कि हमारे साथ यहाँ पे बहुत ज्यादती हो रही है, इसलिए देखिए आपने वीज़ा कैंसिल करके आपने अनजस्टिफाइड किया, आपने ये किया तो देखिए हमारे साथ यहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है, इसकी नौबत ना आती अगर वीज़ा टर्मिनेट ना होता तो। देखें, पहले जो आपने सवाल किया कि पब्लिक के अंदर ऐसा कोई ख्याल नहीं पाया गया कि ये ड्रामा था और ऐसा कोई ड्रामा, हाँ देखें वो स्टार्टिंग में लोगों ने शायद डाली हो, लेकिन पब्लिक ऐसा कोई स्टांस नहीं कि ये ड्रामा था और ना ही हमने कोई ड्रामा किया है और ना ही जो उन्होंने कहा वकीलों ने बदमाशी की उन्होंने वो कर दी। और ड्रामे में कोई भी इस तरह मार नहीं खाता, वो तो अल्लाह ताला की ज़ात बेनियाज ज़ात है कि देखें ये कोई प्री प्लान्ड एक्टिविटी तो नहीं थी? नहीं, ऐसी प्री प्लान एक्टिविटी कैसे हो सकती है? जैसे जिसमें हम का इवन के मज़े की बात यह है कि उस दिन अदालत में हड़ताल थी, अदालत में कोई बंदा नहीं था और वहाँ पे सिर्फ वकील थे, वहाँ पे सिर्फ वकील थे उस दिन। अगर हमें पता होता कि उस दिन हड़ताल थी तो हम तो उस दिन जाते ही ना। नहीं, आपके लॉयर ने भी आपको नहीं बताया था? मियां अली इशफाक साहब ने क्योंकि भी हम बताया? रात को ट्रैवल किया, सुबह तक कोई हड़ताल नहीं थी। जब हम सुबह, ये जो वकील था इसका काम ही है अदालतों में दरवाजे बंद करना, लेकिन गुंडागर्दी लॉयर करना। कम्युनिटी तो बड़ी कनेक्टेड होती है और Connected इन्फॉर्म्ड होती है। नहीं, मियां अली इशफाक जैसे सुबह लॉयर तक हड़ताल नहीं थी, हमारे जाने से आधा घंटा पहले ये हमें पता चला कि हड़ताल हो गई है, अदालत को बंद कर दिया गया। लेकिन उसी बंदे ने अदालत को बंद करवा के साथ तरफ से वकीलों को बुला के हमारे ऊपर ये सारा हल्ला बोला। लेकिन ना उसका तो फायदा हुआ आपको, वो ये हुआ कि आपको मजीद वक्त मिल गया। अब वो केस 13 जनवरी तक पेंडिंग है, यानी 13 जनवरी को अगली समाअत होगी। देखिए फ़ायदा, जज साहब उस दिन नहीं आए, हाजिरी लगी, वो डेट पड़ गई। हमें फ़ायदा क्या होना है, डेट पड़ गई 13 को और आपके सामने ही है कि जब वो वकील वहाँ पे सारे इकट्ठे हुए हैं, 100+ वकील, उन्होंने जिस तरह हमारे साथ ज़्यादती की है, मैं बस इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा। मैं आपसे ये कहूँगा कि कुछ इस टॉपिक को छोड़ा जाए। इसका फ़ायदा नहीं हुआ आपको? नहीं, हमें इसका क्या फ़ायदा होना है? हाँ, ये आप जो फ़ायदे की बात कर रहे हैं, देखें पाकिस्तान की हिस्ट्री में जब भी किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को मारा गया पब्लिक के अंदर, लोगों ने उसका शुक्र लगाया। ऐसा आज तक नहीं देखा गया कि जिस बंदे को मार पड़ी हो लोग कहें कि ऐसे ज़्यादती आती हुई है। नहीं, आपके लिए तो लोग कह रहे हैं ज्यादती हुई है। वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये देखें अल्लाह ताला की ज़ात बेनियाज है। तो ये फायदा हुआ ना आपको कि मार खा के भी अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी और जिन लोगों ने हीरो बनना था अल्लाह ताला ने उनको जिल्लत दी। ये अल्लाह ताला की ज़ात है। तो इसका फायदा हुआ आपको? हाँ, जी तो फ़ायदा हमें अल्लाह ताला की ज़ात का हम शुक्रगुजार। और अगली पेशी 13 जनवरी को है, ये भी फायदा हुआ। 13 जनवरी को क्या फ़ायदा होना, वो तो डेट पढ़नी थी, तारीख पड़ गई ना, तारीख पे तारीख। और उसके अलावा 295A जैसे सेंसिटिव इशू जिसपे लोगों के सेंटिमेंट्स बहुत हाई होते हैं, ठीक है, वीज़ा टर्मिनेट हुआ, अब वो वीज़ा दोबारा लग जाएगा। वीज़ा दोबारा नहीं लगेगा। वीज़ा जो है वो कैंसिल हुआ है 295C परफ्यूम वाले केस के अंदर। उन्होंने होम ऑफिस ने लिखा है कि जब आपने वीज़ा एप्लीकेशन की थी उस वक्त आपके ऊपर FIR थी 295 परफ्यूम वाली, उसका आपने अपनी एप्लीकेशन के अंदर जिक्र नहीं किया।
इसलिए उसका ट्रायल पेंडिंग है, उसका ट्रायल फेस करें, उसके बाद आपने जो दोबारा एप्लीकेशन तो आप करेंगे। उनको बताएंगे नहीं कि ऐसे ट्रायल फेस करें, इस माहौल के अंदर हम ट्रायल फेस नहीं, करें, उसका जहां हम हाथा अदालत के अंदर पीटा जा रहा है। उस एप्लीकेशन देखें, जब रजब भट्ट ने वो वीज़ा एप्लीकेशन डाली थी, उस एप्लीकेशन की डेट से पहले वो मुकदमा खारिज हो चुका था। वो मुकदमा नहीं, वो 295C वाला मुकदमा अखराज हो चुका था। तो भट्ट ने जो जवाब दिया एप्लीकेशन के अंदर कि आपके ऊपर कोई पेंडिंग कोई एक्टिव केस है, तो भट्ट ने वहाँ पे कहा यस, उसका जवाब ठीक था। उन्होंने जो वीज़ा कैंसिल किया, उन्होंने बेस्ड ऑन आर्टिकल के ऊपर उसका वीज़ा कैंसिल किया। हमने उसके खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू डाला हुआ है, जिसके अंदर हमने लाहौर कोर्ट की जजमेंट लगाई हुई है, जिसमें जज साहब की हमने जजमेंट लगाई है कि ये मुकदमा उस डेट एप्लीकेशन डेट से पहले अखराज हो चुका है। तो जैसे ही इसका डिसीजन आएगा, उसका वीज़ा रीइंस्टेट हो जाएगा, या हम ऑफिस को बोलेगा कि आप दोबारा वीज़ा अप्लाई करें। उस वीजे को रीइंस्टेट करने में ये इंसिडेंट सपोर्ट करेगा? ये इसका कोई लेना देना नहीं उससे। नहीं, ये एविडेंस रखेंगे आप वहां पे, देखेंगे यही हो रहा है? नहीं, इसका कोई लेना देना नहीं से दोस्तों। ये जो मुकदमा है, ये वाला अपना ये जो एक कराची वाला, इसका कोई लेना देना नहीं उस एप्लीकेशन से। ये तो उस एप्लीकेशन के बाद का मुकदमा है। तो बाद का मुकदमा कि पहले की वीज़ा इशू से कोई लेना देना नहीं। अब मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, इतने सेंसिटिव केसेस आपके ऊपर, 295AB 295CB रजब के ऊपर, आपके ऊपर भी इवन NCCI के केसेस हैं, और फिर अभी नो फ्लाई लिस्ट के ऊपर आपका भी नाम है। इसके बावजूद आप पाकिस्तान आ गए। क्या आपके पीछे भी कोई बिग ब्रदर था? बिग ब्रदर ने कहा आओ, ग्रीन सिग्नल है, हम तुम्हें पाकिस्तान में वेलकम करेंगे। वहाँ से जजेस गेट से गाड़ी आएगी बगैर नंबर प्लेट के, प्राडो वो बिठाएगी और फुराटे भरती हुई लाहौर ले आएगी। देखें, पाकिस्तान की जो हिस्ट्री रही है 76 साल जो हिस्ट्री है, इसमें बैकेंड में जो चीज़ें चलती हैं वो तो सारी कौम को पता है कि बैकेंड पे क्या होता है, कैसे लोगों के ऊपर केसेस बनाए जाते हैं, कैसे लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, फिर कैसे लोगों को रिलीज़ किया जाता है, फिर कैसे लोगों के माइंड के साथ खेला जाता है। लेकिन हमारे मुकदमे में जो मेन जो किरदार था वो था चौधरी सरफराज का। चौधरी सरफराज, आप NCCI की केस की बात करें? नहीं, मैं पहले ये बात कर रहा हूँ कि आप यूके से जो आप पाकिस्तान आए, वापस आया, वो हमने वही इंस्ट्रक्शन फॉलो की जो हमें मियाँ अली इशफाक साहब ने इंस्ट्रक्शन दी। मियाँ अली इशफाक साहब को बिग ब्रदर ने कह दिया था ये देखें, मियाँ कि अली आप इनको वापस बुला लें पाकिस्तान? नहीं, हालात साजगार हो गए? नहीं, मियाँ अली इशफाक साहब को उनके अच्छे ताल्लुकात हैं इन एवरी अपना प्लेटफॉर्म के अंदर। उन्होंने हमें ये कहा था कि जब तक डक्की बाहर नहीं आता आपने पाकिस्तान नहीं आना। तो जब जैसे डक्की बाहर आया, उसके कुछ दिनों बाद उन्होंने हमें कहा कि हम आपके बिलें ले रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, हम थ्रू द रूल ऑफ लॉ चलेंगे, हम बाय लॉ चलेंगे और आप आओ, इंशाल्लाह ताला कोई ऐसा मसला नहीं बना। अगर बाकी कोई बिग ब्रदर होता तो मुझे इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर 40 मिनट डिटेन ना किया जाता, तो मैं बस आता ऐसे फटाफट चला जाता। आज से 2-3 महीने पहले जो इन्फ्लुएंसर्स पे हालात थे, आज वो हालात बेहतर हो गए हैं। कौन किरदार अदा कर रहा है? ये आपका अच्छा सवाल है कि कौन किरदार अदा कर रहा है। देखें, मैं इसमें आपको एक ऐसी चीज़ बताना चाहूँगा कि जो शायद आज तक किसी ने नहीं बताई। जो मेन जो मुद्दा था वो सिर्फ डक्की के ऊपर था, कि मेन मुद्दा यही था कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग के दौरान डक्की भाई ने कोई ख़ास किरदार अदा नहीं किया, ठीक है। और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चल रही थी एक्टिविटी, अपना बायनामो, दिस एंड दैट। चौधरी सरफराज जो था ना, वो बहुत ही करप्ट आदमी था। मैं उसको बड़ा पुराना जानता हूँ चौधरी सरफराज को। वो एक ऐसा करप्ट आदमी है कि जिस दिन उसकी जेब में मारना जाए उसको नींद नहीं आती। इल्ज़ाम लगा रहे हैं? इल्ज़ाम नहीं, मैं उसकी अमेरिका जब जाता है, अमेरिका के अंदर उसकी अय्याशी की वीडियोस मैंने देखी हैं चौधरी सरफराज की। नहीं, मैं भी नहीं दिखा सकता। आज लास्ट टाइम भी आपको मैंने कुछ कहा था, मैंने आपसे कटवाया था, आपको याद है? तो वो हम कभी करेंगे इंशाल्लाह। अभी कुछ ऐसा तो नहीं है जो नहीं, अभी देखें, मैं आपको एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट कहना चाहूँगा कि असली जो मर्द होता है वो वही होता है जो किसी की ऐप को छुपा ले। किसी के ऐप को दिखाना, किसी की वॉइस नोट सुनाना, किसी की चीज़ों को दिखाना, मैं एक अच्छे मर्द की निशानी नहीं समझता। आपके पास हैं वैसे वॉइस नोट्स हैं? हमें कोई भेज दे, हम देख के अपने पास रख लेते हैं। हम ये नहीं करते कि हम सोशल मीडिया पे लोगों को दिखाते फिरें, सोशल मीडिया पे लोगों को डाल दें, क्योंकि हर लेकिन बंदे, आपके पास हैं? हाँ, ये चौधरी सरफराज जब बाहर आएगा उसको पता चलेगा कि मैं उसकी मैं क्या बात कर रहा हूँ।
वो एक करप्ट आदमी था, उसकी दिहाड़ीबाजी होती थी कॉल सेंटरों के अंदर। कॉल सेंटरों के अंदर बंदे ले जाने 2 कपड़ों में, कहना जाके फटाफट उनके सारे सामान उठा लेना और कहना कि ये ISI का, ये MI का। ऐसे 2 बंदे साथ ले जाने, साथ में अपना स्टाफ ले जाना, सामान उठा लाना, बाद में ब्लैकमेलिंग करने के सामान देंगे, ले 10 लाख 20 लाख। उसने लाहौर में और इस्लामाबाद में और कराची में उसका ऐसा नेटवर्क था जो ना सिर्फ कॉल सेंटर की हद तक महमूद था, बल्कि तौहीन मज़हब की ब्लैकमेलिंग में वो बहुत बड़ा किरदार करता था। लोगों के ऊपर तौहीन मज़हब के झूठे पर्चे, झूठे नोटिस दे के लोगों को ब्लैकमेल करना। तो डक्की के ऊपर जब मुकदमा था तो उसको पता चला ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन कि इसके पास बहुत पैसा है। उसकी नीयत ख़राब हो गई। किसके पास? डक्की के पास। तो जब, और ये किसने बताया? ये उसी के एक टाउट ने उसी को बताया जब डक्की NCC की हिरासत में था। डक्की के टाउट ने? सरफराज के टाउट ने उसको बताया कि who was he? हाँ, वो भी एक हाजिर NCC का ऑफिसर ही था। अच्छा। हाँ, उसका नाम नहीं ले सकता। तो उसने जब बताया कि डक्की के पास जो है ना वो बहुत पैसा है, तो उसने फिर पहले एक मोमेंटम बिल्ड किया पॉडकास्ट दे के, वतनी अजीज़ के बच्चे, वतनी अजीज़ के बच्चे। फिर उसने डक्की को जो है ना वो जब उससे ज़बरदस्ती पैसे पूसे ट्रांसफ़र कराए बाइनांस के अंदर, अपने पर्सनल शुएब रियाज के बाइनांस के अंदर। तो उसी दौरान इस डॉक्टर अफान कैसर है, ये भी बहुत बड़ा टाउट है चौधरी सरफराज का। डॉक्टर अफान कैसर एक ऐसा नौसरबाज आदमी है जो, डॉक्टर अफान कैसर जो इन्फ्लुएंसर है, ये पास्ट में हमारे ऊपर बहुत बोला है, हमारी फैमिली तक इसने टारगेट की है, लेकिन हमने इसको कभी रिस्पॉन्स नहीं किया, क्योंकि इसका काम ये है फेमस लोगों के ऊपर भौंकना और भौंक के अपना मंजन बेचना। और इसकी हर वीडियो आप देखेंगे ना, इस्लामी टच डालना, लोगों को मैनिपुलेट करना और कहना हाँ हाँ वाह 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 वाह। डक्की की जब ये चौधरी सरफराज से मिलने जाता है डॉक्टर अफान कैसर, ये उनका पॉडकास्ट करता है और उसके दौरान कहता है कि डक्की ने तो लिहाजरा ले आओ, डक्की ने तो जरा ले आओ। कौन कहता है? डॉक्टर अफान कैसर। वो एक वीडियो आई थी ना, हाँ, उस डक्की जब उस वीडियो के अंदर कुछ गुफ्तगू हुई, डक्की जब वहाँ पे आया, डक्की से मेरी मुलाकात हुई। डक्की ने मुझे बताया कि जब ये वहाँ पे आया डॉक्टर अफान कैसर, तो चौधरी सरफराज ने मुझे पूछा, डक्की तुम जानते हो इसे? मैंने कहा हाँ जानता हूँ, ये डॉक्टर अफान कैसर है। अच्छा, मेरे इस प्लेटफॉर्म पे ना कोई भी आप ऐसा इल्जाम नहीं लगाएंगे जो बगैर सबूतों के, मैं डक्की की बात कर रहा हूँ जो मुझे डक्की ने बताई बात, अंदर की बात। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि कोई ऐसी बात ना हो कि जो बिला वजह किसी के ऊपर ऐसा इल्जाम लग जाए। इस प्लेटफॉर्म पे आप जो बात करेंगे सबूतों की रोशनी करेंगे। अभी ये सारी चीजें अभी स्लोली आएंगी। ऑलराइट, हाँ, अभी ये सारी चीजें अब आएंगी इंशाल्लाह। ठीक। हाँ, तो डक्की ने कहा मैं इसको जानता हूँ। डक्की की सिर्फ यही बात हुई उससे, मैं इसको जानता हूँ। उसके बाद वो वहाँ से, वो वीडियो में भी देखा जा सकता है। वो डक्की वहाँ से वापस अपना नीचे चला गया हवालात में। उसके बाद डॉक्टर अफान कैसर जो कि सिस्ट्रोलॉजी, जो 5 बहनें हैं, इसके ऊपर इसने बड़ी वीडियोस बनाई, बिलो द बेल्ट, बड़ा इनको हरास किया। वो बेचारी आज तक इनके खिलाफ बोली नहीं। फिर ये मिलता है इकरा कंवल के हस्बैंड अरी परवेज से, ये उसको एक झूठी स्टोरी सुनाता है, जो कि इसकी वो स्टोरी भी उसके पास रिकॉर्डेड है, जिसमें यह कहता है कि मैं गया था, मेरी डक्की से मुलाकात हुई, मेरी होगी है बात सरफराज से, मैं तुम्हारी भी डील करवा देता हूँ, मेरी डक्की से आधा घंटा अकेले में बात हुई है, तुम्हें नहीं पता। ये उसने जाके अरी परवेज को ये सारी स्टोरी सुनाई। मैं डील करवा देता हूँ, मैं डील करवाता हूँ तुम्हारी। अरी परवेज उसको ने कहा मैं तुम्हारी डील करवाता हूँ। नहीं, डील तो तब होती थी जब डक्की की डील हो जाती। उसने कहा मैंने डक्की की बात करवा दी है, वो जुडिशियल होने वाला है, बस छोड़ दो, तुम हाथ थोड़ा रखेंगे, वो फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी भी डील करवाता हूँ। उससे 2 दिन बाद ही मुझे एक लड़का फ़ोन करता है, कहता है डॉक्टर अफान कैसर आपसे बात करना चाह रहा है। मैंने कहा कुछ सबूत। उसने मुझे कहा कि मेरे पास उसने कुछ मैसेज भेजे हैं 1 टाइम, उसने वो रिकॉर्ड करके मुझे सुनाए, जिसमें वो ये इंटेंशन शो करता है कि मैं नदीम नानी वाले की भी डील करवाता हूँ। उससे लड़की डील करवाता हूँ पैसों की। हाँ जी, कि मैं कि नानी वाले की। डॉक्टर अफान कैसर वाज आस्किंग फॉर मनी कि मैं डील करवाता हूँ। आर यू श्योर अबाउट इट? अल्लाह की कसम, इसके अरी परवेज, सिस्ट्रोलॉजी, मैं और डक्की सारे गवाह हैं चीज़ों के। अरी परवेज जो है शायद डक्की इसके ऊपर वीडियो करेगा, उसने मुझे कहा कि उसके ऊपर वीडियो करेगा इंशाल्लाह बहुत जल्दी। अगर उसने ना की तो फिर मुझे वीडियो करनी पड़ेगी यूट्यूब के ऊपर, और मैं इसको, आप करेंगे? हाँ मैं करूँगा, इसको नहीं छोड़ूंगा, सीधी सी बात है। और ये गंदा और गलीज इंसान है।
आज 31 ऑफ दिसंबर लास्ट ईयर 2025 का, और आज उसी लड़के ने मुझे अभी मैसेज किया है कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ उस लड़के ने मुझे क्या मैसेज किया, ये आप खुद पढ़ लें। दिखाएं। हाँ, ये वो लड़का है हाँ जी, जो डॉक्टर अफान कैसर से आपकी बात कराना चाहता था। कराना चाहता था। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ये टुडे उसने मुझे क्या मैसेज किया, उसी लड़के ने। अस्सलाम वालेकुम, आपके इंटरव्यू के बाद डॉक्टर अफान ब्लॉक कर गया ब्लॉक कर गया मुझे। अच्छा, हाँ जी, तबीयत कैसी है आपकी, ठीक है आप? अच्छा, ये डॉक्टर अफान, मैं अब ये नाम नहीं ले रहा हाँ, जिसने आप मैसेज किया हुआ है, क्योंकि इसको जिन साहब ने मैसेज किया है उनको भी मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ। जानते हैं जी, मैं जानता हूँ। इनसे भी आप कंफर्म कर सकते हैं। इनसे भी रब्ता किया था उन्होंने? इसी के थ्रू से मुझे डील भिजवाई, इसी लड़के के थ्रू से मुझे डील भिजवाई। ऑल राइट। हाँ जी, और वो कहते हैं कि आपने जो इंटरव्यू डॉक्टर अफान हाँ जी, कैसर से 2 दिन मुतालिक पहले दिया, जो मैंने उसके बाद इस लड़के को उसने ब्लॉक कर दिया, मैसेज कुछ जो भी इसको कन्वे किया उसने मैसेज ब्लॉक कर फॉर दिया। व्हाट रीजन, क्यों ब्लॉक क्यों किया? आई डोंट नो, क्योंकि उसको ये शायद ये पता चल चुका है कि जो डॉक्टर अफान कैसर ने इस लड़के को बातें की डील शील वाली, जो उसको मैसेज किए, वो उसको ये था कि उसने मुझे तो वो चीज़ें फॉरवर्ड नहीं की। उसको ये लगता है कि उसने ये चीज़ें मुझे फॉरवर्ड की हैं, इसलिए उसने को ब्लॉक कर दिया। लेकिन फॉरवर्ड हो चुकी हुई है। हाँ, फॉरवर्ड हो चुकी हैं। आपके पास एविडेंस वीडियो आएगी इंशाल्लाह, आप देखेंगे। या डक्की की नहीं वीडियो आएगी तो मेरी वीडियो जरूर आएगी। तो ये ऐसा बंदा है जो इस्लामिक टच डाल के बड़े लोगों पे बात करता है और फिर अपना मंजन बेचता है। अभी इसकी एक पर्सनल लाइफ है, मैं वहाँ पे बात कभी नहीं करूँगा, हालांकि इसने मेरी पर्सनल लाइफ पे बात की हुई है, क्योंकि मैं ख़ानदानी आदमी हूँ। मैं किसी की माँ बहन बेटी को अपनी माँ बहन बेटी समझता हूँ, और मैं इतना कोई गंदा आदमी नहीं कि मैं किसी की वाइफ या किसी की बहन या किसी की माँ के ऊपर बोलूँ। डॉक्टर अफान कैसर, खुदा ना करे किसी दिन इसका मेरा आमना सामना हो जाए, शायद उस दिन मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मैं ऑन द रिकॉर्ड कहता हूँ, ये ऐसा गंदा आदमी है कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। ये मैं ऑन द रिकॉर्ड कहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरी बातों का जवाब दे। ये बातों का जवाब नहीं भी देगा, उसको जवाब देना पड़ेगा। बहुत ज्यादा गुस्से में आप डॉक्टर अफान कैसर को लेके। ऑल्दो डॉक्टर अफान कैसर हमारे पास भी यहाँ पे पॉडकास्ट इसने लीना आमिर के ऊपर बड़ी बातें की, हालांकि वो बड़ा इररिलेवेंट टॉपिक है मेरे लिए। इसने उस बेचारी को बड़ा हरास किया, उसके बारे में बड़ी बातें की। तो अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मेरे पास आए थे यहाँ पॉडकास्ट के लिए, लेकिन उसके बाद जब वो गए तो उसके बाद मेरे लिए भी बहुत इररेलेवेंट हो गए। वो इसलिए इररेलेवेंट हो गए कि पब्लिकली जाके बहुत सारी ऐसी बातें की जो बहुत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थी। हमारी इवन कोऑर्डिनेटर बच्ची है, उसके मैसेजेस तक पब्लिक कर दिए। हमें बहुत फेम का सबसे बड़ा बुक, मतलब मैं उस पर कमेंट ही नहीं करना चाहता। और भी बहुत सारी ऐसी बातें की जिसपे मैं कमेंट करना ही नहीं चाहता। मैं तो कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा जो लानतें हैं ना, वो एक इसके ऊपर और एक दूसरा बंदा है जिसका मैं अभी नाम नहीं ले सकता, उसके ऊपर डालनी चाहिए। वो कौन है? वो भी एक बंदा है जो आप बात कर रहे थे कि जब डक्की ने वीडियो डाली, उसने कहा कि अगर ज़िंदगी में मुश्किल वक्त आता है ना, तो आपको आपकी फैमिली बचाती है, और एक बिग ब्रदर आता है, वो शेडो में काम करता है, वो आपकी फैमिली को कुछ होने नहीं देता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। मैंने उसकी सारी वीडियो देखी। उसकी वीडियो को देखने के बाद मुझे बड़ा हर्ट हुआ। मैं डक्की की वीडियो बहुत हर्ट हुआ। मैंने कहा कि ज़िंदगी में ये भी एक्सपीरियंस मिल चुका है इस वीडियो को देखने के बाद कि किसी के लिए ज़्यादा अच्छा होना भी दुख है। दुख होता है जब आप किसी के ज़्यादा इतना अच्छा, किसी के लिए बहुत कुछ करते हैं ना, तो ये भी एक दुख ही है कि जब आपको वो इग्नोर ही कर दे। हाँ, डक्की ने आपका नाम नहीं लिया। हाँ, मैंने उसकी वीडियो के नीचे कमेंट किया कि डक्की आई एम विद यू, तो नीचे लोगों ने मुझे ये कमेंट रिप्लाई किया कि अब क्यों आए हो। तो मैं लोगों को बता दूं कि आज ऐसी बातें बताने लगा हूं कि मैं चाहूँगा कि डक्की भी उस बंदे का नाम ले। अगर डक्की ने उस बंदे का नाम ना लिया तो शायद मैं अपनी यूट्यूब वीडियो में उस बंदे का नाम लूँगा। डक्की को जब डिटेन किया गया, सबसे पहले उसको कॉल मैंने की एनसीसी के अंदर। मैंने कहा ब्रेव रहना। दूसरी कॉल फिर मैंने की उसको, मैंने कहा ब्रेव रहना। सुबह संडे वाले दिन उसको पेश किया गया जज साहब की अदालत में। मैंने उसकी वाइफ से कांटेक्ट किया, मैंने कहा बहन डक्की को 12:30 बजे पेश करें, फटाफट पहुंचो वकील के साथ। कहती नदीम मुझे नहीं पता, मेरे पास मैं कहाँ से वकील, मुझे नहीं इन चीज़ों का हमें नहीं पता। मैंने अपने दोस्त से कांटेक्ट किया, हमने जिनका नाम मोइज़ भाई है, हमने एक वकील अरेंज किया, ज़ैन कुरैशी। हमने वो बंदा अपनी तरफ से वहाँ पेश किया, कंपिटेंट वकील है FIA का। तो इनकी वाइफ को मैंने वहाँ भेजा फैमिली के साथ। 3 दिन का रिमांड मिला। दूसरा वकील किया मैंने। दिन में घंटों डिस्कशन चल रही है, डक्की से बात चल रही है।
उसी दौरान जो मैं 7 साल डक्की के साथ रहा हूँ, अभी एक रिसेंटली एक लड़का, आप उसको जानते हैं, अभी नाम नहीं इसका ले रहा, वो डक्की के क्लोज आना शुरू हो गया। इवन कि वो डक्की कितना क्लोज आ गया कि डक्की की वाइफ की भी बात उससे, यानी कि उसने नंबर एक्सचेंज कर दिया कि कोई प्रॉब्लम हो तो उसको बता देना। मैंने डक्की को समझाना शुरू किया कि ये बंदा जो है ना, ये नौसरबाज है, इससे दूर रहो। डक्की मेरी बातों को सीरियस नहीं लेता। डक्की उसको बहुत ज़्यादा, मैंने डक्की को जब भी कहना ना कि यार तुम इससे क्यों मिले हो, तो उसने कहना कि यार वो मेरा ये दिस एंड दैट। उस बंदे ने दूसरे दिन संडे की रात जब उसका 3 दिन का रिमांड हुआ, उसने अरूप को फ़ोन किया, अरूप जतोई जो डक्की की वाइफ है, अरूप जतोई को फ़ोन किया कि जज साहब से मेरी बात हो गई है, जज साहब के बेटे से मेरी बात हो गई है, आप अभी उसकी तरफ जाना है। अरूप ने मुझे बताया कि नदीम वो इस तरह कह रहा है। मैंने उसको कहा कि तुमने इस बंदे को ब्लॉक करना है, ये बंदा एक हरामी है, इसको तुमने मुंह नहीं लगाना। डक्की अरूप जतोई की उसकी सारी कम्युनिकेशन भी रिकॉर्डेड है और मेरे पास भी सब कुछ रिकॉर्डेड है, ठीक है। मैंने उसको कहा सख्ती से, मैंने कहा अगर तुम मेरी बहन हो ना तो तुमने इस बंदे को मुंह नहीं लगाना। अगले दिन उसने मेरी बात को सीरियस नहीं लिया। अगले दिन वो चक्करबाजी डाल के अरूप जतोई और डक्की की मदर को वो अपने साथ एक किसी लड़के के पास ले गया, गाड़ी में बिठा के ऑडी GT के अंदर, जो कि उसके दोस्त की गाड़ी थी या उसकी अपना, आई डोंट नो। और वापसी पे वो जज साहब के पास नहीं, किसी नौसरबाज लड़के के पास लेकर उसने जाके वहाँ पे इंप्रेशन बनाया कि ये जज का बेटा है, देखो मैं क्या कहता हूँ, डक्की को मैं ऐसे ले आऊँगा। और वापसी पे उसने डक्की की वाइफ को कहा कि गाड़ी तुमने ड्राइव करनी है। वो बड़ी भोली मासूम सी लड़की है, उसने कहा मैं क्यों ड्राइव करूँगी गाड़ी, कहती नहीं तो आप ड्राइव करें, मुझसे नहीं चलनी। वापसी पे उसने ज़बरदस्ती उसकी वाइफ से गाड़ी ड्राइव करवाई घर तक आते DHA वापस तक। मुझे जब उसने सारी बात बताई, मैंने उसको डांटा। मैंने कहा तुमने बहुत गलत काम किया है, वो जिसके पास तुम्हें लेके गया वो कोई दूसरा नौसरबाज होगा, वो एक इतना क्रेडिबल बंदा नहीं है, वो बड़ा बेगैरत बंदा है, उससे दूर रहो। मैंने उसको कहा कि अब फिर मैंने डक्की से कॉन्टैक्ट किया। डक्की ने ये मैसेज अपनी वाइफ को कन्वे किया कि जो नदीम और मोइज भाई कहते हैं वो तुमने करना, अब तुमने उससे दूर रहना है। अरूप ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। फिर उस बंदे ने ज़िया को, डक्की के भाई को अप्रोच किया कि मेरी अरूप से एमरजेंसी बात करवाएं, मेरी अरूप से एमरजेंसी बात करवाएं। ज़िया को पता नहीं था, ज़िया ने उसकी बात करवा दी। तो उसने अरूप को कहा कि तुम्हें पता है आज तुम्हारे घर रेड पड़ने वाली है। वो बड़ी मासूम से बेचारी घबरा गई, कहती अच्छा, तो कहती मैं क्या करूं, कहता अपनी दोस्त के घर चली जाओ। कहती मैं दोस्त के घर कैसे चली जाती हूँ, चलो ठीक है, मेरे DHA में दोस्त है। फिर उसने कहा नहीं, अगर तुम दोस्त के घर चली गई वो तुम्हारी लोकेशन ट्रेस कर लेंगे NCC वाले, वो तुम्हारी दोस्त को भी उठा लेंगे। कहती अब क्या करूँ, कहता आज मैं घर में कह लूँ इधर ही आ जाओ। वो लड़का कहता कि आज मैं घर में कह लूँ आज मेरी तरफ आ जाओ, डक्की की वाइफ को। और वो डक्की के घर आना जाना उसका डक्की का क्लोज फ्रेंड। मैंने नाम नहीं बताना चाह रहा अभी मैं। उसके बाद मुझे अरूप ने फ़ोन किया, कोई तकरीबन समझे 16 फ़ोन किए। मैं सब सोया हुआ था। जब मैं उठा तो वो मेरे उस कॉल में, मेरे मोइज भाई भी कॉन्फ्रेंस कॉल में थे, वो रो रही थी। मैंने कहा हुआ क्या है, कहती नदीम तुम ठीक कहते थे, तुम्हें पता क्या हुआ है। मैंने कहा क्या हुआ है, कहती उसने ये हरकत की है। तो मैंने कहा मैंने तो तुम्हें कल भी कहा था इससे दूर रहो। मैंने डक्की को ये सारी बात बताई NCC के अंदर कॉल के ऊपर कि यार ये सारी चीज़ चली है। तो उसने अपने घर कन्वे किया कि उस बंदे से दूर हो जाओ। इसी बंदे को एंड अप करते हुए जब डक्की बाहर आया, मेरी उससे बात हुई, तो मैंने कहा कि यार इस तुमने कुछ किया, तुमने क्या किया इस बंदे को। कहता मैंने पता क्या किया। मैंने कहा क्या। कहता मैंने सिर्फ ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा तुमने क्या बात कर रहे हो, मेरी घर की फैमिली या सिस्टर को अगर कोई बंदा मेरा करीबी दूसरा करता, मैं तो उसका सर तन से जुदा कर देता, तुम किस तरह की बात कर रहे हो। कहता पास सभी छोड़ दो। फिर हमने उसको ब्लॉक कर दिया। तो जो बंदा लंदन से चल के पाकिस्तान आया है, उसको मिलने गया है, उसको खाना पहुंचाया है, उसके लिए उसको NCC में कॉलिंग करता रहा है, उसकी फैमिली को देखता रहा है, उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट करता रहा है, उसकी वाइफ को प्रोटेक्ट करता रहा है, उसकी वकील करता रहा है, उसकी वाइफ से घंटों बातें करता रहा है कि यार ये करना है। उसका कोई जिक्र नहीं। उसका बस वो रिशाद भट्टी के पॉडकास्ट में कह दिया, हाँ नानी वाला आया था, नान चने दे गया, मैंने नान चने खाने लगा था, वो चूहा आ गया, दिस एंड दैट। आई एम वेरी हर्ट कि यार ये है दोस्ती।
आई मीन कि मैं आपके लिए आया लंदन से, मैं वहाँ गया, मुझे डिटेन कर लिया, मेरे फ़ोन उन्होंने रख लिए, मेरे ऊपर FIR हो गया आपकी वजह से। आपकी FIR के अंदर मेरा नाम नो फ्लाई लिस्ट के अंदर डाला गया। मेरा खुदा जानता है मैं एयरपोर्ट से कैसे निकला। मैं फ़ोन रख ली, मैंने वहाँ पे गाली गलौज सुनी डिप्टी डॉक्टर जवार की, शुएब रियाज की, मैंने वहाँ पे लान तान सुनी। मैं आपको याद है मैंने कहा था कि जो वहाँ पे मेरे साथ ज़्यादती हुई वो भी रिकॉर्डेड है, वो मेरे जो यहाँ पे वकील साहब बैठे उनके फ़ोन में रिकॉर्डेड है। लेकिन बात यह है कि मैंने इतनी लान तान सुनी, मैंने इतना कुछ किया, एंड ही इज़ लाइक नोबडी। और मेरी अभी मुलाकात से पहले उसने मेरे एक दोस्त को कहा कि भाई मुझे किसी ने कहा कि आपने फिलहाल नानी वाले से दूर रहना है। वो सबसे मिल रहा है, वो बाबा ओपी से मिल रहा है, और हमेशा जितने भी ये अरीब से, सिस्ट्रोलॉजी से, हाँ, बाबा ओपी से, सबसे आपसे मुलाकात नहीं हुई? मेरी उससे ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात हुई, लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ इस चीज़ें देखे यार, कि देखें जिसने इतना कुछ किया यार, उसका पूरी वीडियोस के अंदर मेरा जिक्र नहीं कि कहीं लोग ये ना कह दें कि वाह नदीम वाह। आप यहीं पे देख लें, खुदा की कसम रजब भट्ट के ऊपर मैं पड़ गया भाई, मेरा ज़मीन ही गवारा किया कि यार इसको कैसे वो मार सकते हैं। मैं उसके ऊपर पढ़ के मैंने मार खाई। उसने ऑन द रिकॉर्ड कहा कि यार मेरी शील्ड बना। वो नहीं, डकी की कोई मजबूरी भी हो सकती है। डकी की कोई मजबूरी नहीं थी, उसको 7 साल में उसके साथ रहा हूँ, उसकी यही मजबूरी होती है कि बस मैं अपने आप तक रहूँ, किसी दूसरे बंदे का नाम नहीं मिलने लेना, कि कहीं लोग ये ना कह दें कि यार वाह। बस वो चाहता है कि बस मेरी वाह। दूसरा बंदा ये जो आप दूसरा बाबा ओपी का नाम बता रहा हूँ, बाबा ओपी एक नंबर का बुज़दिल और एक नंबर का नुसरबाज लड़का है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। डक्की जब चाइना गया और मैं लंदन में था, तो बाबा ओपी उसकी गाड़ी लेके वापस लाहौर आ रहा था, फॉर्च्यूनर को। लाहौर के थोड़ा सा पीछे, कुछ काफ़ी किलोमीटर पीछे, इसके ऊपर ना FIR दे दी मोटरवे पुलिस ने बाबा ओपी के ऊपर। इसको उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया थाना गुजर सिंह में, मेरे ख्याल से लाहौर में। मुझे डक्की की फ़ोन आ रहे हैं चाइना से, डक्की सिंह चाइना के किसी होटल में था, मुझे फ़ोन आई जा रहे हैं। मैंने कोई उसका 8वां 9वां फ़ोन उठाया। डक्की कहता मसला बन गया ब्रो, मसला बन गया। मैंने कहा क्या हुआ है? कहता बाबा ओपी को फलाने थाना में ले गए हैं, तो उसके ऊपर FIR हो गई है, तो पुलिस से उससे रब्ता कर। मैंने बाबा ओपी को फ़ोन किया, कहता प्रो जल्दी बचा ले मुझे। मैंने कहा बाबा ओपी हुआ क्या है? कहता मुझे अभी इधर थाने में ले आए, मेरे ऊपर FIR हो गया, मेरी स्पीड थी 170 के 160, तो अभी सोशल मीडिया पे मेरी बड़ी जलालत होगी, मुझे बचा ले। मैंने कहा चलो ठीक है। आई मेड सम कॉल्स, मैंने उसको कहा कि 2 घंटों के तुम FIR विल बी डिसमिस्ड एंड यू विल बी आउट। और विदिन 2 आवर्स वो बाहर था, FIR डिसमिस हो गई, और बाहर निकल के उसने कहा लव यू नदीम भाई। और उसी बंदे को ड्यूरिंग द NCC इन्वेस्टिगेशन मैंने उसको मैसेज कन्वे किया कि अंडरग्राउंड रहना, अगर बाहर तो बाहर चले जाना, अगर क्योंकि तुम्हारे ऊपर तुम्हारा भी नाम है, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ। और उस बंदे ने पता क्या किया, जैसे वो जुडिशल हुआ, बेल हुई, बाहर आया, उसने फ़ौरन आके डक्की को और मुझे अनफॉलो कर दिया इंस्टाग्राम के ऊपर। मैंने कहा यार कैसे ये लोग हैं। और डक्की उसके घर गया, डक्की ने उसकी माँ के पाँव पड़े कि देखो जी आपके घर जो रेड शेड हुई थी वो मेरी मजबूरी थी, तो प्लीज़ सुलह हो जाए। तो वो सुलह कर ली। मैं तो ज़िंदगी में ऐसे बंदे को मुँह ना लगाऊं, ऐसे बुज़दिल शख्स को, ऐसे लानत ऐसे बाबा ओपी पे, खुदा की कसम, जिसने बुज़दिली का मुजाहरा किया, जो कि जिसको विदिन 2 आवर्स मैंने थाने के अंदर से जलील होने से बचाने के लिए मैंने उसको विदिन 2 आवर्स, मैं रातों को आई थिंक सुबह का मारने के बाद टाइम था काफ़ी, तो मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। विदिन 2 आवर्स मैंने लोगों को भेजा, मैंने मुतलका SHO से सारा करवा कर वो उसको आउट करवाया वहाँ से, और वो उस बंदे को मैंने अर्ली वार्न किया, और वो बंदे ने आज तक मुझे ये जो NCC के वाक़े पर आज तक मुझे रिप्लाई नहीं किया। डकी ने रिलीज़ के बाद एक वीडियो बनाई, 52 मिनट की वीडियो जी, जिस पे लोग बहुत इमोशनल हुए, और डकी को बहुत ज़्यादा उस पर व्यूज़ भी मिले, बहुत अप्रिसिएशन भी मिली। आप इत्तेफाक करते हो उस कंटेंट से? उस वीडियो में जो कुछ उसने बोला या बुलवाया, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट। बोला या बुलवाया, जो भी था, व्हाट डज दैट मीन? इस लोगों को पता है कि जो भी हुआ, व्हाटएवर जो भी हुआ, क्योंकि वो अगर वो एक सच्चा दोस्त होता, या एक असली वो शख्स होता, तो वो हकीकत बताता जो एक्चुअल में हुई है, कि कैसे उसको पकड़ा, कैसे हम उसके पीछे खड़े हुए, कैसे हमने इस स्टोरी में मिलावट क्या है? मिलावट ये है कि
जब बाद में इस स्टोरी में मिलावट यह है कि जब बाद में देखें हमारे अदारे काम नहीं करते सही, करप्शन बहुत ज़्यादा है, और एंटी करप्शन जो एफआई है उसका काम था इन लोगों को सस्पेंड करना, लेकिन एंटी करप्शन एफआई ने भी कुछ नहीं किया। लेकिन मैं ख़ारिज तहसीन ज़रूर पेश करता हूँ हमारी एजेंसीज़ को, हालांकि उनकी डोमेन नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने काम करते हुए एंटी करप्शन एफआईए को इसमें अपना जो भी उन्होंने अपना किरदार अदा किया, और जो भी उन्होंने इन जैसे करप्ट माफिया को एनसीसी से फारिग किया, ये तो उनका सुरूर, ये तो उनका ख़ारिज तहसीन पेश बनता है। बिल्कुल। कौन है बिग ब्रदर, कौन है? मैंने आपको बोल दिया अपना, हमारी जो एजेंसी उन्होंने जो काम किया, बिग ब्रदर एजेंसीज है। बिल्कुल वही है अपना, क्योंकि उन्होंने जो काम किया, क्योंकि अगर वो नहीं होंगे तो ये तो मुल्क, ये लोग खा जाएंगे। ये जो करप्ट माफिया बैठे हैं हमारे कंट्री में, ये जो जितने भी ये अपना करप्ट लोग बैठे हैं, रिश्वतखोर, ये तो मुल्क बेच के खा जाएंगे, खुदा की कसम। तो मुल्क को तो रूल ऑफ लॉ चाहिए ना। रूल ऑफ लॉ तभी चलेगा ना, मुल्क को तो गवर्नेंस चाहिए। रूल ऑफ लॉ तभी चलेगा। मुल्क को तो ये चाहिए कि हर इदारा अपनी डोमेन में रह के काम करे, लेकिन अदारा अपने डोमेन में रह के काम कर नहीं रहा, यही तो प्रॉब्लम है। कैसे करेगा? जब दारा तब काम ठीक करेगा जब हर कोई अपनी हुदूद से तजावुज करेगा, जब इस कंट्री में रूल ऑफ लॉ होगा, तब रूल ऑफ लॉ कैसे आएगा? रूल ऑफ लॉ कैसे आएगा? जब हर इदारा अपनी डोमेन में रह के काम करेगा। रूल ऑफ लॉ कैसे आएगा जब चौधरी सरफराज हर बंदे को कहता है, ए देखो जी ए ब्रिगेड का फोन आ गया जी, ए देखो ए जज का फोन आ गया जी, ए देखो जा जो करनी कर लै तेरे जज साहब ए रिमांड दे दो इनका। इस तरह दारा तबाह हो जाएगा। और चौधरी सरफराज ने जब डक्की ने अपनी वीडियो में कहा ना कि एक बच्चे को उसने फ़ोन किया और मुझे तशद्दुद करवाया कि ए डक्किया जिन तो पसंद करना है, वो चौधरी सरफराज का बेटा था। सारी दुनिया को अंदाजा है कि वो कौन था। तो इज वेरी जो हुआ वो बड़ा जस्टिफाइड था। डक्की के साथ जो कुछ हुआ, डक्की के साथ जो जुल्म हुआ वो जस्टिफाइड नहीं है, बिल्कुल वो बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन जो जिस तरह से चीज़ें डेवलप हुई सारी हुआ वो भी जस्टिफाइड नहीं है कि अपना अगर आपके ऊपर कुछ नाइंसाफ़ी हुई है तो आप लोगों को उसकी हकीकत बताओ कि यार मेरे साथ मैंने ये गलती की, ये मेरे साथ हुआ, ये लोग थे वो और ये वो लोग हैं। आप वहाँ पे आके एक ऐसी वीडियो बना दो कि कह दो हाँ ये वो बस वो आ गया, उसने कहा बस तुम फिक्र ना करो, ये नहीं, इस स्टोरी का तो फ़ायदा हुआ वैसे डक्की को। वैसे डक्की को तो फ़ायदा हुआ, और जिसको फ़ायदा हुआ सबको फ़ायदा हुआ। नहीं, और किस किस को हुआ है? बस डक्की को फ़ायदा हुआ बस। और किस किस को हुआ है? सबको फ़ायदा हुआ डक्की का। सबको फ़ायदा हुआ। सबसे मुराद क्या है? सबको फ़ायदा हुआ। इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रहे हैं? हाँ जी, सब इन्फ्लुएंसर्स को फ़ायदा हुआ या किसी और को? सबको फ़ायदा हुआ। कुछ छुपा रहे हैं आप? नहीं, मैं कुछ नहीं छुपा रहा। ये तो ओपन डिस्कशन, ये तो क्लियर डिस्कशन है कि मैं इस पॉइंट पे एग्रीड हूँ कि इस वाक़े के बाद मिलियंस ऑफ डॉलर की रेमिटेंस, क्रिप्टो ट्रेडिंग जो मेरे थ्रू अपना ट्रांसफ़र होती थी पाकिस्तान के अंदर, वो सारी रीरूट होना शुरू होगी लंदन और दुबई के अंदर। चौधरी सरफराज के लालच के, एनसीसी के कुछ लालच की वजह से हमारे कंट्री को डॉलर चाहिए, रेमिटेंस चाहिए। बेशक वो इलीगल ऐप से क्यों ना हो, बेशक वो जुआ, देखें बेशक वो कुमारबाजी क्यों ना हो। देखें हर कंट्री में, दुनिया के हर कंट्री में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, इलीगल एक्टिविटी भी है। को कंडेम करना चाहिए, इलीगल एक्टिविटी को कंडेम करना। डक्की ने जो कुछ किया, देखिए डक्की के साथ जो हुआ वो अनजस्टिफाइड। उसकी तो उसने अपोलोजाइज कर दी। डक्की के साथ मारपीट हुई, कस्टोडियल टॉर्चर हुआ, दैट इज वेरी मच अनजस्टिफाइड। लेकिन आज भी मैं कह रहा हूं कि डक्की ने जैसा कंटेंट किया, नहीं उसके कंटेंट से, देखें उसके कंटेंट से आपको इख्तिलाफ हो सकता है। मुझे उसकी फैमिली व्लॉगिंग से कोई इख्तिलाफात नहीं है, क्योंकि फैमिली व्लॉगिंग अपना जिस तरह की इस्तेलाहात इस्तेमाल की गई, मैं वो दिखा भी नहीं सकता, मेरे पास है यहाँ पे, मैं वो यहाँ चला भी नहीं सकता। देखें अपना, आपने वो मशहूर जो है वो सुना होगा कि एक कुत्ते को पानी, एक वो थी अपना हाँ उस पे बख्शिश हो गई, कुत्ते को पानी पिलाने में पिलाने हो गई, तो वो सही है। लेकिन बात ये है कि हमारी नस्लें जो तबाह हो रही हैं, मतलब ये बात तो अपनी जगह दुरुस्त है कि जिस अंदाज में कंटेंट किया गया, जो रोस्टिंग पे जुमले इस्तेमाल हुए, जो गालम गलोच हुई, जिस तरह की मीम्स इस्तेमाल होती रही, वो भी जस्टिफाइड नहीं है। देखें मैं इन पर्टिकुलर फैमिली व्लॉगिंग की बात नहीं कर रहा। देखें रोस्टिंग जो है, ये जो कंटेंट है रोस्टिंग, किसी को रोस्ट करना, इट्स लीगल इन एवरी कंट्री, इवन पाकिस्तान। आप कैसी इस्तिलाहात इन पाकिस्तान में किसी को क्या एब्यूसिव होने की इजाजत देते हैं? क्रिटिसिज्म करना
ऐसा क्रिटिसिज्म करना जो कि यूट्यूब की गाइडलाइंस के मुताबिक हो, वो लीगल है। अगर डक्की की जो रोस्टिंग थी, जो उनकी पास्ट में जो भी रोस्टिंग थी, अगर वो बिलो द कम्युनिटी यूट्यूब Below the belt थी? नहीं, मैं यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, मैं- टर्म्स एंड कंडीशन के खिलाफ मैं होती आपसे पूछ तो रहा हूँ। आज डक्की भाई का यूट्यूब चैनल टर्मिनेटेड होता। बिलो द बेल्ट थी या नहीं थी? किसकी? उसकी रोस्टिंग इन पास्ट उसकी वीडियो के कुछ अल्फाज जो अब्यूजिव थे वो दे आर नॉट जस्टिफाइड। जूम आनी गुफ्तगू, कुछ अल्फाज, नॉट वीडियोस, डबल मीनिंग गुफ्तगू, नो बट नॉट वीडियोस, इज इट द जस्टिफाइड? फ्यू वर्ड्स, दे आर नॉट जस्टिफाइड, नॉट द फ्यू वर्ड्स आई एम टेलिंग, फ्यू वर्ड्स, उसको हम सपोर्ट नहीं करते। उसको हम सपोर्ट नहीं करते। लेकिन वक्त के साथ साथ उसने अपने आप को बदला। मेरा शायद यही इख्तलाफ है जिसकी वजह से वो यहाँ आके पॉडकास्ट में नहीं बैठते। आपने मुझे कांटेक्ट किया, आपने मुझे कहा मैंने डकी भाई से पॉडकास्ट करना है। मैंने डकी को मैसेज कन्वे किया कि रेहान तारिक आपका पॉडकास्ट करना चाह रहे हैं। डकी ने मुझे कहा कि बिल्कुल ठीक है, मैं उनको कहो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दें। ऐसे ही है, मैंने आपको डकी का मैसेज फॉरवर्ड किया कि भाई आप डकी को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दें, वो आपको पॉडकास्ट के लिए रेडी है। उसके बाद आपने इंस्टाग्राम पे उसको मैसेज किया, उसके बाद फिर आपने मैसेज किया, आपने फिर मुझे दोबारा कहा कि यार मैंने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, मुझे रिस्पॉन्स नहीं आया। मैंने फिर डकी को कहा कि यार रेहान भाई को आपने कमिट कर दिया, लेकिन उसको रिस्पॉन्स करो। अगर डकी ने पॉडकास्ट नहीं था करना, वो मुझे पहले दिन कहता है कि यार मैं ये पॉडकास्ट नहीं कर सकता, मैं आपको कहता कि यार वो ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड, तो बात यहाँ पे ख़त्म हो जाती थी। लेकिन जो आगे उसने इसको प्रोलॉन्ग किया और आगे और अपने बिजनेस मैनेजर को कहा कि आप इनसे कहें कि कितने पैसे देंगे। बिजनेस मैनेजर को कहा कि इसको पैसे पूसे ले लो, चक्करबाजी डाल दो, ये भी उसका गलत एक्ट था। ये उसको मैं पिछले 7 सालों से समझाता आ रहा हूँ कि अगर तुमने कुछ करना है तो करो, नहीं करना तो ना करो, लेकिन चक्करबाजी ना डालो। चक्करबाजी डालना छोड़ दो कि अपना किसी बंदे को एक बस के पीछे लगा देना कि मैं देखता हूँ, ओके कल परसों, ये ना करो। करना है करो, नहीं तो ना, सिंपल इज दैट। देखिए वो पैसे मांगे उन्होंने मुझे, से उनका तरीकाकार होगा कि वो पैसे लेके पॉडकास्ट, लेकिन फिर कमिटमेंट ना होती। मुझे सिर्फ इस पे एतराज है बिल्कुल कि कमिटमेंट ना होती। कमिटमेंट मैंने आपसे अपोलोजाइज की कि यार आप मेरी वजह से आपको ऐसा देखना पड़ा, क्योंकि वो मुझे पहले दिन बता देता कि यार नहीं था। दैट्स नॉट एन इशू। और दूसरा देखें, मुझे एतराज सिर्फ इस चीज का है नदीम साहब कि आप अपनी उस स्टोरी को जो बहुत इमोशनल है कि आप उसको किस्तों में बेचना चाहते हैं, दैट्स इट। देखिए मैं तो उनसे वो स्टोरी सुनना चाहता था। अगर उस स्टोरी को जो बहुत इमोशनल स्टोरी है, अगर कोई उसको किस्तों में बेचना चाह रहा है तो मैं फिर ऐसी स्टोरी से बाज आया भाई। देखें, एक कंटेंट क्रिएटर का हक है कि अगर कोई बंदा उसको बुलाए तो वो ही कैन आस्क फॉर मनी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो वक्त चल रहा है, यू आर देयर फॉर सपोर्ट हिम कि यार आपकी स्टोरी जो है आपने सब कुछ सुनाई है, हम भी सुना, हम तो उस पर्टिकुलर स्टोरी पे बात कर रहे हैं ना। लेकिन अगर किसी ने उसी स्टोरी को किस्तों में बेचना ही है, 10 रॉन्ग। हाँ, तो लोग तो बड़े इमोशनल हैं भाई। लोगों को तो ये नहीं पता कि इस स्टोरी से बिजनेस हो रहा है। तो ये That's what my point was. अभी देखिए, मैं आपके पॉडकास्ट में दूसरी बार आया हूँ। देखें, लोगों का ये है कि आप बहुत एग्रेसिव हैं, आप बहुत अजीब किस्म के नेगेटिव क्वेश्चंस करते हैं। देखें, जो मैं आपके पॉडकास्ट में पहली बार आया, आपने मुझे बड़े क्वेश्चंस किए, हमारा कोई प्री प्लान नहीं था, मैंने आपको हर किस्म का जवाब दिया। लेकिन लोगों ने मुझे गलत तो नहीं कहा कि ये तो ऐसा था, लोगों ने मुझे प्यार दिया। क्यों? क्योंकि जब आप खुद अच्छे हैं ना, कोई आपको बुरा कभी नहीं कह सकता। तो अगर मैं गलत हूँ ना, जैसे वो लोहा पहाड़ आपके इंटरव्यू में आया, ही इज़ सो नेगेटिव, वो बहुत नेगेटिव उस यानी कि बोलता है ऐसे, लेकिन उसको लोगों ने जो भी कहा, क्योंकि वो इस तरह से, उसका एक्ट इस तरह से है कि लोग उसको, पीपल डोंट लाइक हिम। ठीक है, जब लोग आपको लाइक नहीं करते तो फिर मैटर नहीं करता आप क्या बोलते हो, लोग आपको लाइक नहीं करते। हमने जब आप पहले आए थे तो हमने आपको आने के पैसे दिए थे? बिल्कुल, कोई पैसे नहीं लिया मैंने आपसे। जब पहले आए तो क्या कोई मैच फिक्स करके आए थे? नहीं, कोई नहीं। मैं कभी कोई इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आता है तो वो मैच फिक्स करके आता है? मतलब आपका जो एक्सपीरियंस है, मुझे बता दीजिए। कोई मैच फिक्स मैंने आपसे, हराम है मैंने आपसे 1 रुपया भी लिया हो, और अल्लाह ताला की लानत हो मुझ पे कि मैंने ज़िंदगी में एक पॉडकास्ट अभी किसी से पैसा लिया हो। मैंने आज तक किसी चीज़ की प्रमोशन नहीं की। मुझे कोई भी कंपनी वगैरह, कोई भी ब्रांड मुझे कहे ना कि हमने ये करना है, मैं कहता हूँ कि यार मैं प्रमोशन करता ही नहीं, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई बंदा मुझे कहे कि मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। चलो, आपकी इंडोर्समेंट का और आपकी अप्रिसिएशन का बहुत शुक्रिया। वैसे तो अभी हमें तनकीद सुनने की और नेगेटिविटी सुनने की आदत हो गई है। देखिए, वो फर्क नहीं पड़ता, वो लोगों का राइट है, वो लोगों का राइट है कि वो क्या कहते हैं, आप उसको चेंज नहीं कर सकते।
वो डिपेंड करता है हमेशा आपके बिहेव से, आप किस तरह बोल रहे हो, आप क्या कहना चाह रहे हो। वो लोगों को वो आई अप्रिशिएट के लोगों की ओपिनियन होनी चाहिए। बिल्कुल, और हाँ, उनको अपना मैं तो कैथारसिस करना चाहिए, भड़ास because, निकालनी चाहिए। मैं तो लोगों से प्यार करता हूँ कि यार अपनी जो भी ओपिनियन है, क्योंकि अगर आप क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे तो हम अपने आप को ठीक कैसे करेंगे। समटाइम लोगों की अपना जो हेट होती है उससे भी आप अपने आप को कुछ चेंज करने की कोशिश करते हो कि यार नहीं, लोगों का ये मेरे बारे में ना रवैया हमने आपको पैसे दिए हैं और ना ही हमने आपसे कोई आईफोन लिया है, ये नहीं, भी बिल्कुल बता दें। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। शेर अफजल मरवत साहब को आईफोन शेर कब दे अफजल रहे हैं? मरवत साहब जो है उनसे मेरी बात आपसे हुई बहुत है। मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं आजकल हाँ, शेर अफजल मरवत शेर साहब। अफजल बहुत अल्लाह ही खैर आप करे। उनको बहुत प्यारे लग रहे हैं। हाँ, आज भी उनकी फ़ोन आया था। हमारे पश्तून भाई हैं, पश्तून है मैंने, और आप उनको बहुत प्यारे लगता है। बस अल्लाह खैर करे कि प्यारी लगते हैं बस। तो 10 तारीख उनसे मेरी मुलाकात है, 10 तारीख को वो लाहौर आ रहे हैं। 10 तारीख 10 जनवरी को ये तारीख रकम होने जा रही है। हाँ, 10 जनवरी को रजब नदीम नानी वाला और रजब बाटर फिल्म हो जाए इंशाल्लाह। नहीं, मैं तो देख रहा हूँ नदीम नानी वाला और शेर अफजल मरवत आमने सामने होंगे। क्योंकि प्यारे तो आप लग रहे हैं ना। आज भी उनकी कॉल आई थी, कहते मैं किसी के पास बैठा था तो वो कह रहे थे कि यार ही इज़ अ वेरी गुड गाय। तो मैं कहता मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ, बड़ा बेताब हूँ आपसे मिलने के लिए। तो कहते हैं तो मुलाकात में फिर चिंगारियां निकलेंगी? पता नहीं इंशाल्लाह, जब भी तो लगाएंगे अपने भाई को। अफजल मरवत के उनका भी एक स्टाइल है, तो अल्लाह खैर करे। जप्फी तो लगा लेते हैं आप आजकल। 40-40 मिनट की जप्फी लगाते हैं। वो तो फिर लगाने जैसे रजब भट्ट को 40 मिनट आपने नहीं छोड़ा। वो तो यार कब्र तक जफ्फी लगाने के लिए तैयार है। वो कौन सी आईफोन लेके जाएंगे आईफोन देंगे शेर अफजल मरवत साहब के लिए। बिल्कुल, वादा किया है, आईफोन देंगे। आईफोन दे के आप ऐसा प्यार डाल लेते हैं ना यार। वो बस ऐसे ही जब दिल की बात है। आपके पॉडकास्ट में मैं इसलिए आईफोन नहीं लेकर था कि लोग ये ना समझें कि आईफोन दे। नहीं, हमें आईफोन चाहिए भी आईफोन नहीं दे के आपसे। पता नहीं प्री प्लान कर लिया। हमें आपसे आईफोन चाहिए भी नहीं। आप देंगे भी तो हम वापस कर देंगे। अभी तो अंदाज दिया हमें। 6 जनवरी को एक और केस है सेशन कोर्ट लाहौर के अंदर। 6 जनवरी को क्या होने जा रहा है? हमने एनसीसी की इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की है। 6 जनवरी को जो मेरे ऊपर 2 केसेस हैं, एक डक्की का केस मेरे ऊपर, सिर्फ इस हद तक कि मैं उससे मिलने क्यों गया, और उसके अंदर जो उसका आयो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो उसने मुझे कहा कि वो बयान देगा कि मैं उस मुकदमे में अपना रिक्वायर्ड नहीं हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि 6 को वो केस तो डिसमिस हो जाएगा। जो मेरे वाला केस है उस केस की हद तक मुझे मेरे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कुछ सवाल दिए हैं, उनके जवाब मैंने जमा इंशाल्लाह करवाने हैं 6 से पहले। तो फिर 6 की जो भी प्रोसीडिंग होगी वो तो एक हद तक की बात है, लेकिन जो लाहौर में हमारे वकील साहब अपना कह रहे हैं कि जब 6 को भी तेल लगा के आना, ये लाहौर के वकील साहब जिनकी लंबी लंबी दाढ़ी है, हाँ, उनकी भी वीडियोस देखी है मैंने। लेकिन मैंने ये चीज़ देखी है कि पिछले बल्कि मुझे याद है उनकी तो एक वीडियो आज लीक भी हो गई है। आप उन्हीं की बात कर रहे हैं? हाँ, अभी मुझे किसी ने, काफ़ी दोस्तों ने भेजी। वो वीडियो AI जनरेटेड तो नहीं है? नहीं, मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा। ये नहीं, वो वीडियो आपने लीक कराई है? ये उनका जाती मामला है। नहीं, हम कौन होते हैं किसी की वीडियो डालने वाले? हमें नहीं, अब आपका फटा चल रहा था उनके साथ। नहीं, मेरा उनसे कोई तो फटा इस वीडियो में कोई साजिश तो नहीं है? नहीं, मेरा उनसे कभी कोई फटा नहीं रहा। वकील साहब की वो वीडियो बहुत वायरल हो रही है। वो तो अब देखें, जब किसी की अपना वीडियो कोई भी आती है वो तो वायरल होनी होती है। क्या नाम है उनका वकील साहब का? आई थिंक वो मियां बिलाल साहब, एडवोकेट मियां बिलाल साहब, उनकी वीडियो। तो वो तो अभी उनका जाती मामला है, वो तो मैं उस पर बात नहीं करना जितना चाहता। डेटा इस वक्त आपके पास है, किसी के वॉइस नोट्स हैं, किसी की वीडियोस हैं, तो देखिए ये तो मियां बिलाल साहब की चीज़ें वीडियो भी तो नहीं आपने रिलीज ये कर दी? चीज़ें आती रहती हैं। ये वीडियो लीक है या वीडियो रिलीज है? ये मुझे नहीं पता, ये तो आप उनको पता होगा या जो भी है। ये मेरा तो इन चीज़ों में लेना देना नहीं, ये तो उनको बेहतर पता होगा। लेकिन मैं ये बात करने लगा था कि मियाँ साहब का 1.5 साल से फड्डा है भट्ट के साथ। बहुत दफ़ा भट्ट साहब लाहौर की अदालतों में पेश हुए हैं, लेकिन आज तक मियाँ साहब ने ऐसी कोई हरकत नहीं की। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उसने आज तक इस तरह की हरकत नहीं की। उसने अपनी बयानबाजी को, भट्ट की बयानबाजी को सोशल मीडिया के हद तक रखा है। लेकिन आपने वीडियो आपने तो नहीं रिलीज कराई? और यार हमारा क्या लेना देना? मैंने कोई प्रेशर पहले तो नहीं डाल दिया एडवोकेट मियां बिलाल साहब पे कि देखो ये वीडियोस आपकी हमारे पास हैं? मियां साहब से मेरी बात होती है, मुझे जानते हैं वो। उन्होंने खुद, उनको पता है कि मैं एक पॉजिटिव किस्म का इंसान हूँ। मैं तो उनको अक्सर कहता हूँ कि ये लड़ाई शड़ाई नहीं होनी चाहिए, प्यार मोहब्बत से आगे बढ़ना चाहिए। हम कौन होते हैं किसी को अपना धमकी देने वाले या दिस एंड दैट। मैं तो मियां साहब को भी आज भी यही कहूँगा कि आपने जिस तरह पे 1.5 साल से तहम्मुल किया है, ऐसे आगे बढ़ें और ये जो लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं पड़ा। बाकी अगर आपने 6 को जो भी आना है आप आएँ ज़रूर, क्योंकि अपना जो कराची में हुआ है उसके ऊपर भी आपने बयानबाजी किया है कि जी अपना अच्छा हुआ है, इसके ये अच्छा नहीं हुआ। मैं मियां साहब की इस बात से बड़ा इख्तिलाफ़ करता हूँ। ये आपने गलत बात की है कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, क्योंकि अगर आज
खुदा ना खासा बाट के साथ हुआ, कल आपके साथ भी हो सकता है। तो आप तहम्मुल का मुजाहरा करें और जिस तरह आप सोशल मीडिया की बयानबाजी उसको सोशल मीडिया की हद तक रखें, क्योंकि अगर मैदान में तो नहीं कोई लड़ रहा आपके साथ, लेकिन अगर आपने लड़ना है वो आपका फिर ज़ाती नहीं, मामला लेकिन है। यहाँ एडवोकेट मियां बिलाल साहब भी जैसे कराची के वकला कह रहे हैं कि नदीम नानी वाला ऐसी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है कि अगर आपको भी शोहरत का शौक है तो हम फिर आपका भी सॉफ्टवेयर अपडेट कर देंगे। तो देखें यहाँ भी एडवोकेट मियां बिलाल का बड़ा रजब भट्ट साहब के साथ है। देखें मियाँ तो नदीम नानी वाला ऐसी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है। देखें मियाँ साहब से मैंने आपको पहले कहा ना, मेरा फड्डा कोई नहीं, लेकिन दोस्त जो होता है ना आपका दोस्त, वो उसके साथ आपको खड़े होना पड़ता है, ठीक है। तो दोस्त के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जब वो आपका दोस्त है, आपका भाई आपके लिए जान देने को तैयार है, तो फिर आप भी उसके लिए जान देने को तैयार हैं। तो फिर ये नहीं देखा जाता कि दूसरी तरफ कोई वकील है, जज है या जो भी है, तो फिर आपको सबके साथ खड़ा होना पड़ता है, आपको मुकाबला करना पड़ता है मुश्किल टाइम में। तो मैं भट्ट के साथ उधर भी था हमेशा। अच्छा, रजब भट्ट के साथ आपकी जो दोस्ती है ये चंद महीने के अंदर ही बहुत मजबूत हो गई है। देखें ये हमारी, इससे कुछ लोग जेलस भी हैं। देखें मुझे ये लगता था कि 2025 है ना, जब मैं भट्ट से पहली बार मिला था अलांतों में, तो डोगर ने कहा था कि नानी वाला यारों का यार है, तो भट्ट ने कहा था कि ना नहीं ये कि तो मम्मी डैडी बच्चा गए, नहीं। तो इवन के भट्ट ने खुद कहा था कि नहीं, लेकिन वो लोग कहते हैं कि मान डोगर की भी बात सच्ची हुई है। तो मैं बड़ी पॉडकास्ट में हमेशा दोस्ती पे बात करता था कि मुश्किल वक्त में अगर आपके पीछे अब आपके फैमिली तो आएगी, आपके खूनी रिश्ते हैं, लेकिन आपके अच्छे दोस्त ही आपका सहारा बनेंगे। अगर आप ज़िंदगी में अच्छे दोस्त नहीं बनाओगे, आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। नहीं, लेकिन रजब भट्ट के साथ इस वक्त नानी वाला ही खड़ा हुआ नजर आ रहा है, बाकी लोग कहाँ हैं? देखें वो रजब उनको खुद नहीं लेके गया कराची, वो उसने कहा कि आप अपना लोग काम शाम करो, वहाँ पे मेरा एक दिन का काम है, एक दिन के लिए आप क्या इतने लोगों को जाना। नहीं, लेकिन इस मुश्किल वक्त में भी हमने नहीं देखा। नहीं देखें, अब जब हम वापस आए हैं तो वो एयरपोर्ट पे आए हैं सारे, अपना चौधरी सगीर साहब आए हैं कराची में, अली सिग्मा चौधरी सगीर साहब मेरे बड़े भाई हैं वो भी, और मियाँ अली इशफाक, तो अभी मियाँ अली इशफाक नहीं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। हैदर मूसा वगैरह सारे कहाँ हैं? नहीं, अब साथ ही हैं, अब साथ हैं सब। एयरपोर्ट पे आए थे? एयरपोर्ट पे बिल्कुल आए हैं, सब साथ हैं, और सब लोग एयरपोर्ट पे आए थे? बिल्कुल ऐसी है, एयरपोर्ट पे आए हैं अभी, ये लाहौर में एयरपोर्ट पे सब आए हैं, और दे आर वेरी नाइस पीपल, और उनका भी कोई भट्ट से मफाद नहीं है, भट्ट को उनसे मफाद नहीं है, बेलोस है, मैंने उनको देखा है। आपके साथ कुछ जेलसी तो नहीं है? नहीं, मुझे लगता कि नदीम नानी वाला ऐसी डिविडेंड ले गया, माइलेज ले गया? नहीं, मैंने तो देखें, इंसानी फितरत है, इंसान को हो सकती है, लेकिन मैंने देखी नहीं। मैंने नहीं कभी देखा कि वो मुझसे हसद रखते हों या उन्होंने कभी मुझे भट्ट के साथ देखा हो, क्योंकि इंसान का पता तभी चलता है जब उस इंसान के साथ सफ़र करता है, उसके साथ खाना शाना खाता है। मैं तो भट्ट पहले दुबई में इकट्ठे रहे, फिर लंदन में कितनी देर इकट्ठे रहे, तो अपना हमने इस दौरान दोस्ती पे कितने पैसे लगाए आपने? मैंने स्पेंडिंग कितनी हुई है? देखें जिस बंदे से दोस्ती होती है ना, उस पर तो जान भी कुर्बान होती है। पैसा तो क्या, पैसे की क्या बात कर रहे हैं आप? पैसा तो कोई वैल्यू नहीं रखता। पैसे लगाते हैं ना आप यार, देखें छोड़ दें चीज़ें, पैसा क्या, पैसे की कोई वैल्यू नहीं, पैसों की कोई वैल्यू नहीं। लगाते हैं ना। अच्छा दोस्त मिल जाए वो सबसे बड़ी आपके लिए माले की नियमत है। एक इम्प्रेशन मिला कि यूके में रजब भट्ट के पास पैसे ख़त्म हो गए। नहीं, यूके उसके पास कभी पैसे ख़त्म नहीं हुए माशाल्लाह। आपको आपकी पॉडकास्ट में बता दूं, 1.5 महीना उस आई थिंक यूट्यूब पे ब्रेक ली, उसकी फैमिली ही करती, वो व्लॉग नहीं था करता। उसकी रेमिटेंस, उसकी ट्रांजैक्शन सारी मैं देखता हूँ, उसकी सारी ट्रांजैक्शन, उसकी यूट्यूब सारी ट्रांजैक्शन को मैं देखता हूँ। आप देखते हैं ट्रांजैक्शंस को? रजब भट्ट के यूट्यूब की ट्रांजैक्शंस या पे आउट जो है सारे मैं देखता हूँ। हाँ, रियली? हाँ, तो उसने इवन के टिकटॉक लाइव, ये कब हुआ? ये लंदन से ही जब हम गए तब से ही मैंने कहा ना, लंदन में दोस्ती इतनी बढ़ गई कि वो ट्रांजैक्शंस वाला मामला भी आपके हाथ में आ गया। अच्छा, इतना यानी कि हमारा इतना। ये कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस है जो आपके हाथ में है? देखें, उसकी यूट्यूब की इनकम है, प्रमोशंस की पेमेंट, उसकी बैंकिंग, उसकी टिकटॉक लाइव की पेमेंट। अभी टिकटॉक लाइव में आपको बताने लगा था कि 1.5 महीने में मैंने उसकी टोटल जो टिकटॉक से उसका मैंने जो विड्रॉ लिया था वो लिया था 9 करोड़ प्लस 1.5 महीने में। 1.5 महीने में टिकटॉक से लाइव जो पे आउट था, विड्रॉल था, 9 करोड़ प्लस, 9 करोड़ पीकेआर था। वो सारा मैं ही सारा देख रहा था। वो गिफ्टिंग की मद में आए हुए पैसे थे? बिल्कुल। अच्छा, वो क्योंकि एक तासुर भी है ना कि वो ब्लैक मनी वाइट करने का नहीं, ब्लैक मेलिंग उसमें क्या है? ब्लैक मेलिंग क्या है? वो अब लाइव जाता, 2-3 घंटे बैठता, लोग उसको आप देखें, 9 करोड़ रुपया बिल्कुल ऐसी है। देखें सिर्फ टिकटॉक से, सिर्फ टिकटॉक लाइव से। यूट्यूब से कितना था? यूट्यूब से अच्छा है। यूट्यूब का उसने अलो नहीं किया कि मैं पब्लिकली जो है वो बताऊं। नहीं, 6-7 करोड़ था, होगा राउंड पर, लेकिन वो 4-5 करोड़ था। हाँ, इतना होगा, एग्जैक्ट फिगर नहीं पता सकता। 4-5 करोड़।
यानी टिकटॉक से आधा आधा यूट्यूब पे था। हाँ। ठीक, कम हो गया पहले से? नहीं, अब बीच में क्योंकि वो उस पर फोकस नहीं था, वो कम हो गया। लेकिन अब पाकिस्तान जब आया है तो माशाल्लाह ही इज़ अप टू डेट एंड पीपल आर सपोर्टिंग हिम, पीपल आर वाचिंग हिम। तो अब उसका नहीं, लेकिन इन कंट्रोवर्सीज और इन केसेस की वजह से इनकम पे फर्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ा इनकम पे। यहाँ बता रहे ना कि पहले से कम हुआ यूट्यूब नहीं, वो डेढ़ महीना तो उसके व्यूज़ 1 मिलियन पे आ गए थे ना, उसने फोकस नहीं किया यूट्यूब पे। तो जब वो पाकिस्तान आया वापस, वो उसने दोबारा अपना चैनल पकड़ लिया, तो अब उसके व्यूज़ दोबारा 3-4 मिलियन पे चले गए हैं। तो अब उसकी रेवेन्यू अच्छा हो गया। और ऑन एवरेज रेवेन्यू कितना होता है वैसे? देखें, 1 मिलियन पे यूट्यूब आपको पाकिस्तान में अगर आपकी वीडियो पे आपको 1 मिलियन व्यूज़ आया तो आपको $700-800 मिलेगा। $700-800 आपको मिलेगा 1 मिलियन व्यूज़ पे। और अगर आपको डेली का 3 मिलियन लोग देखते हैं तो इसमें ना आपको डेली तकरीबन $2500 $2,000 आपको प्लस मिल रहा है डेली। और महीने का आप लगा लें $60,000 प्लस। तो कितने पीकेआर बनते हैं? ये बन गए कोई अपना मेरे ख्याल से कुछ 2 करोड़ के राउंड अबाउट। ठीक, 2 करोड़ ऑन एवरेज हर महीने यूट्यूब से पे आउट हो जाता है। लेकिन ये बहुत एक्सेप्शनल था टिकटॉक वाला। 1.5 महीने में 9 करोड़। बहुत ज़्यादा ना लाइक टिकटॉक पे डिपेंड। लेकिन टिकटॉक पे आप मैसेज करते हो, लोग आपको बड़ी सपोर्ट करते हैं आगे आके। तो जितना आपको सपोर्ट करेंगे, जितना आपको गिफ्टिंग होगी। अच्छा, नाउ एज फार एज आई नो यू, आप तो पाकिस्तान नहीं रहेंगे क्योंकि आप ब्रिटिश नेशनल है ना। आपके पास आप पाकिस्तान तो ज़्यादा देर तक रहने वाले नहीं हैं। अल्टीमेटली तो आपको यूके जाना होता है। मैं ज़्यादा पाकिस्तानी रहता हूँ। मुझे पाकिस्तानी ज़्यादा पसंद है कंपेयर टू यूके, क्योंकि यहाँ पे जो आज़ादी है, जो यहाँ पे ये तो अभी 2025 में थोड़ी सी मुश्किलात आई, लेकिन मेरे ख्याल से 2025 अगर मैं ये कहूँ कि बुरा था, बिल्कुल गलत होगा। 2025 द मोस्ट ब्यूटीफुल ईयर मेरा, जब मेरी ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत साल होगा। कि जाते जाते 2025 जाते जाते 2 दोस्तों को आपस में ऐसा जोड़ गया कि जिनकी बातें पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में भी चल रही हैं। कि यार क्या दोस्ती की मिसाइल काम कर दी। तो अल्लाह ताला ने ऐसी इज़्ज़त दी 2025 में जाते जाते कि जो हम एक्सपेक्ट नहीं थे कर रहे। चलो, ये तो आपके हिस्से में आई और अल्लाह की देन है। ज़ाहिर है टर्न द टेबल्स हो गए। और देखें, ये मुश्किल जो हमारे ऊपर आई, मुश्किल भंवर से निकाल के ये बड़ी ज़रूरी थी। इन्हीं दौरान हमें पता लगा कि कौन अपना है, कौन अपना नहीं है। और ये ज़िंदगी में मुश्किल वक्त बड़ा ज़रूरी है। तो क्या पता चला कौन अपना है और कौन अपना नहीं है? बस हमारे जो कुछ लोग थे जिनसे हम एक्सपेक्ट करते थे हमारे साथ हैं, वो नहीं है। जिनको हम नहीं करते थे वो हमारे साथ। कौन है वो लोग? नहीं, हमारे आपके साथ नहीं है। देखिए, हमारी अपने ही जो अपने होते हैं, कुछ रिलेटिव्स में होते हैं, कुछ अपने होते हैं, कुछ फ्रेंड्स होते हैं, पता चलता है। तो आर यू प्लानिंग टू स्टे इन पाकिस्तान नाउ? मैं पाकिस्तान में इंशाल्लाह रहूँगा अपना। व्हाट अबाउट रजब? रजब में अब देखें, अब हमारे अपना अब्रॉड के जितने भी ट्रिप्स होंगे, हमारा अमेरिका का प्लान है, मेरा रजब का। तो जहाँ भी हम जाएंगे इकट्ठे जाएंगे, महीना रहेंगे वापस, महीना रहेंगे वापस। तो हम रहेंगे पाकिस्तान इंशाल्लाह। क्योंकि और मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान इज़ सेफ़, आपकी इनकम इज़ सेफ़, रेमिटेंस इज़ सेफ़। आप दबा के रेमिटेंस भेजें पाकिस्तान, आपका पैसा सेव है। जो पहले ब्लैकमेलिंग चल रही थी एनसीसी की तरफ से कि आपका फट में अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता था, वो आपके साथ ऐसा नहीं होगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी इनकम सेफ़ है। आपकी जो यूट्यूब की इनकम है इंशाल्लाह वो भी अपना दोबारा हम पाकिस्तान, हमारी जो दुबई की रीरूट हो रही थी सारी इनकम, जो भी सारी ट्रेडिंग क्रिप्टो शिप्टो आप सारी हम पाकिस्तान दोबारा हम रीरूट करना शुरू करेंगे इंशाल्लाह। जैसे हमारे अकाउंट्स ब्लॉक होते हैं पाकिस्तान में, तो मैं लोगों को भी ये कहूँगा कि आप पाकिस्तान में रुख करें, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। इंशाल्लाह आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। जो ब्लैकमेलिंग थी वो आपके साथ नहीं होगी। और कौन कौन सा इन्फ्लुएंसर पाकिस्तान आ रहा है? सभी पाकिस्तान में है। और कोई इन्फ्लुएंसर जो बाहर और पाकिस्तान आ रहा हो? और कोई भी नहीं, मेरे ख्याल से सभी आ गए हैं। सब वापस आ चुके हैं? कोई ऐसा नहीं जो रास्ते में हो? मैं नहीं इस बारे में बात कर सकता। कोई है तो आपके जहन में है कोई? हाँ, होगा कोई 1-2, आई थिंक वो भी आ जाएंगे। आ रहे हैं पाकिस्तान? पता नहीं, पूछा नहीं मैंने। जिनके को फड्डे ज़्यादा बड़े होंगे वो ज़ाहिर है बाहर रहेंगे। जिनके फड्डे कुछ कम हो गए हैं, इंटेंसिटी लो हो गई, वो पाकिस्तान आ गए हैं। कुछ कंट्रोवर्सीज वहाँ यूके के अंदर भी रही इन पर्टिकुलर। वो एक वीडियो रजब की आ गई थी ना, जिसमें यूँ लगा कि जैसे वो मदहोशी में है या कोई ऐसी शहद की बोतल लगा ली है, जिसके बाद बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ। वो क्या था? वो फड्डा क्या था? वो टिकटॉक लाइव। हाँ, लाइव के दौरान। हाँ, लाइव के दौरान। व्हाट वाज दैट? उसके बारे में अपना मेरी एक डिटेल वीडियो है, वो मैं वहीं उसका जिक्र करूँगा। इस पे अभी वीडियो बनानी है आपने बनानी? मैंने अभी वो रजब को
किसी एक बंदे ने वहाँ बैठ के ट्रैप कर लिया था, क्योंकि वो मेरे साथ ही रहा 4 महीने। उस दिन वो मेरे साथ नहीं था, किसी के अपार्टमेंट में था, किसी एक लड़के के अपार्टमेंट में था, उसने उसको ट्रैप किया। तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन उस दिन जब मुझे पता चला, मैं वहाँ पहुँचा, उसको जाके मैंने खींचा वहाँ, और उस बंदे को मैंने वहाँ निकाला अपार्टमेंट से। वो शैतानी कर रहा था, तो उसके ऊपर मैं बात करूँगा, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ नहीं करना चाहता। बट ही वाज ट्रैप्ड, ही वाज ट्रैप्ड, बैडली ट्रैप्ड। और कुछ आप ऐसे देखेंगे, आप सोशल मीडिया पे देखेंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि 4 जनवरी के बाद आप देख लेंगे खुद ही, 4 जनवरी के बाद आप खुद देखेंगे कि वो बंदा कौन था जिसने उसको ट्रैप किया। अच्छा, अब क्योंकि हमारे इस पॉडकास्ट में ऑडियंस नहीं बैठी हुई इस वक्त, जी। हम चाहते थे कि ऑडियंस हो, क्योंकि हमारा फॉर्मेट ये है कि ऑडियंस बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो लोगों ने, कुछ वीडियोस मेरे सामने आई हैं जो लोगों ने किए हैं, मैं आपकी इजाजत से मैं आपके सामने रखूंगा। अच्छा, कुछ ऐसे हैं जो मैंने देखे भी नहीं है अभी, ना सुने हैं। लेट्स सी, मैं भी अभी फर्स्ट टाइम प्ले कर रहा हूँ। वैसे तो होना तो ये चाहिए था कि मैं पहले देख लेता, लेकिन अभी रन टाइम पे जो मेरे पास चीज़ें आई हैं मैं आपके सामने रखता हूँ। मेरा सवाल नदीम मुबारक भाई से है। नदीम भाई, मुझे एक चीज बताएं, मेरे इंस्टाग्राम पे आपसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं। मेरे इंस्टा पे 1.6 मिलियन है, लेकिन मेरी उस तरह से फेस वैल्यू नहीं है। इसकी क्या वजह है कि मैं कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं बनता? ये क्योंकि आप लोग कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनते हैं इसलिए आपकी फेस वैल्यू ज्यादा है, या कोई और रीजन है? इसका जवाब बहुत सिंपल है कि यानी कंट्रोवर्शियल होना जरूरी होता है। मैं ये बताने लगा हूँ कि शोहरत जो है वो अल्लाह ताला की देन है। इंस्टाग्राम पे ज़्यादा व्यूज़ आना या कम व्यूज़ आना, ये हमेशा डिपेंड करता है कि आप कितने रेलिवेंस हैं। रेलिवेंस आप मार्केट में तभी रहते हैं अगर आप डेली कंसिस्टेंसी रखते हैं। नहीं, कुछ लोगों का इंप्रेशन ये है ना कि ये इन्फ्लुएंसर्स जानबूझ के कंट्रोवर्शियल डोमेन में आते हैं। कंट्रोवर्सी तो आपकी हो जाएगी कुछ 6 महीने में एक या 2 महीने में एक। कंट्रोवर्सी थोड़ी कोई डेली चलती है जो डेली ही आप लड़ रहे हैं लोगों से। ठीक, वो तो वो और कंट्रोवर्सी कौन सा आपने खुद कर देनी है, वो तो अभी देखें जो हमारे साथ हुआ है, अचानक से हुआ है। तो आपकी डेली कंसिस्टेंसी होती है और आप कितना डेली कंटेंट बना रहे हो और कितना लोग आपको रेलिवेंस कर रहे हैं। आई एम श्योर आपका जवाब आ गया। मेरा सवाल नदीम भाई से है कि नदीम भाई, आपने रजब भाई के साथ दोस्ती का हक अदा कर दिया है, तो क्या अल्लाह ना करे अगर आप पे ऐसा वक्त आता है तो क्या आपको लगता है कि रजब भाई भी आपके साथ इस तरह ही दोस्ती का हक अदा करेंगे? भाई ने सवाल पूछा है कि जिस तरह मैंने रजब के साथ दोस्ती का हक अदा किया है, क्या रजब भी मैं इस तरह करेगा? मैं आपको गारंटी देता हूँ यहाँ पे कि मुश्किल में हम दोनों अकेले भाई हैं। मुश्किल में जब भी मेरे पर कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई मेरे पीछे आए ना आए, वो इंशाल्लाह वहाँ पे खड़ा हो। मैं आपको बता देता हूँ। जी भाई, हर इंसान चाहता है कि मेरी आने वाली ज़िंदगी आसान हो या आरामदेह हो या सुकून दे हो, मेरा फ्यूचर पुरसुकून होना चाहिए। तो आपने अपनी आने वाली मुश्किलात को बढ़ाया है जब से आपने रजब से दोस्ती की है। आपको पता था कि वो कंट्रोवर्सी में, मुश्किलात में, काफ़ी सारे मामलात में फंसा हुआ है, तो फिर भी आपने उससे दोस्ती की और आप उसके साथ रह रहे हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? भाई ने सवाल किया है कि रजब के साथ आपको पता है कि वो कंट्रोवर्शियल है, आपने अपनी मुश्किलात को बढ़ाया है। देखें, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें आप खाना खाएं, सो जाएं, सुबह उठें, अपने काम पे चले जाएं, आपकी ज़िंदगी में सिवाय काम के कुछ ना हो। You love to remain in controversies नहीं, actually. कुछ करने का ना हो तो कोई चैलेंजेस ना हो, वो ज़िंदगी मेरे लिए बेमानी है। दोस्त कंट्रोवर्शियल हो, दोस्त अच्छा हो, दोस्त बुरा हो, दोस्त दोस्त है। आप दोस्त के साथ हैं, एंड तक हैं, मरते दम तक हैं, जब तक आपको पता है कि वो आपके लिए वो जहाँ लड़ाई फटा कंट्रोवर्सी वहाँ नदीम नानी वाला मफाद प्रश्न नहीं है। दोस्त मफाद प्रश्न ना हो, मेरी बात बुरा हो अच्छा फर्क नहीं मेरी पड़ता, बात दोस्त दोस्त है। अगर जहाँ लड़ाई कंट्रोवर्सी फटा वहाँ नदीम नानी वाला। देखें, दोस्त की लड़ाई होगी, मैं वहाँ पे होऊंगा तो जाहिर है लोग बातें करेंगे। भाई, ये जोन सा आप लोगों को चैलेंज देते हैं कि आप ये वाला चैलेंज पूरा करो तो मैं आपको आईफोन दूंगा, 16 दूंगा, या जो भी नया मॉडल होता है कि मैं आपको ये वाला आईफोन दूंगा, आप मेरा चैलेंज पूरा करो। ये जो लोग जो आपका चैलेंज पूरा करते हैं, क्या आप रियल में उसको गिफ्ट देते हैं कि बस ये सब फेम के लिए कर रहे हैं आप सब? कितना सादा सा सवाल है। सादा सवाल है। पाकिस्तान आते ही इंस्टाग्राम पे हमने एक पोस्ट लगाई कि जिसके हाईएस्ट कमेंट होंगे, एक लड़का डोगर था, उसके हाईएस्ट कमेंट थे, हमने उसको साहिवाल से बुलाया, उसको आईफोन गिफ्ट किया, उस पर यूट्यूब व्लॉग किया, उसको दिया। लास्ट टाइम एक इन्फ्लुएंसर से मुतालिक मैंने आपसे पूछा था ना कि उसने इल्ज़ाम लगाया था कौन कि था? नानी वाला तो नहीं लेके गया था फ़ोन, फिर हमें पल्ले से फ़ोन देने पड़े। कौन? वो शुगर लगा रहा है। आ रहा है, वो पाकिस्तान आ रहा है माशाल्लाह। कौन आ रहा है? जिसकी आप बात कर रहे हैं, कौन आ रहा है? वो किसकी किसकी आप बात कर रहे हैं? मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मुझे पता किसकी बात कर रहे हैं। किसकी कर रहा हूँ? आप बात कर रहे हैं किसकी बात? मिस्टर बतून इंशाल्लाह पाकिस्तान आ रहा है। कब आ रहा है? बहुत जल्द आ रहा है, और मुझे लगता है कि आपका पॉडकास्ट आने वाला है एक, और
और मुझे लगता है उस पॉडकास्ट में मैं और वो दोनों बैठे होंगे। रियली? हाँ इंशाल्लाह। और आप हम मेरा इंटरव्यू करेंगे? हम आपको ठीक है, लेट्स सी, क्योंकि हमने भी वक्त दिया हुआ था, वक्त क़यामत तक है। कोई मसला नहीं। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਾਦਰ ਹੁਸੈਨ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਨਦੀਮ ਨਾਨੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਰਜਬ ਬੱਟ ਨੂੰ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੇਵ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਗੁਟਕਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਗੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 6-7 ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। 2 ਜਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟਿਆ कि ਅਸੀਂ ਫਾਰਜੂ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਗਵਰਨमेंट। भाई का सवाल जो है वो यही है कि घर में सिक्योरिटी बाहर क्यों नहीं? ਸਭ ਕੁਝ ਭਲੀ ਭਗਤ ਲੱਗਦੀ ਮੈਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਕੀ ਕਰਨ ਗਏ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ 7-8 ਜਾਣੇ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ? ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਟ ਪੈ ਸਕਦੀ है। देखिए दूसरे शहर गए हैं जी, मियाँ साहब हमारे वकील साहब साथ थे, 8-9 वकील थे, वो 2 तो- हम वो थे, तो total बाद में 11 नहीं, बाद में नहीं आए, वो वहीं पे थे। हम वो दूसरे गेट पे थे, दूसरे आप गेट थे, वहीं उसी के दौरान जो हुआ है वो सारा मैटर हुआ है। देखा ना, इससे मैंने जब आपसे सवाल हाँ। किया कि इंप्रेशन लोगों का ये भी है कि जानबूझ हाँ, के ये नहीं, प्री देखें- प्लान ड्रामा था। हाँ, हमारे वकील साहब गेट नंबर आई थिंक 1 पे खड़े थे, मेन पे, हम दूसरे गेट से अंदर हुए, आपस में हमारी फ़ोन चलते रहे, किधर हैं यहाँ आ जाएं। तो हमारी गलती ये हुई कि हम बाहर से उस गेट पे नहीं गए, हम अंदर से उस गेट की तरफ चले गए। ठीक। तो यहाँ पे ये लड़ाई शुरू हुई। अस्सलामुअलैकुम रेहान भाई, क्या हाल चाल है? ठीक है। अच्छा, मेरा सवाल ना नदीम भाई से है कि जो सी रजब भट्ट के साथ जो सी ये लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, इसमें क्या हकीकत है? और ये जो सी लड़ाई हुई है, ये झगड़ा हुआ है, इसमें क्या सच्चाई है? ये बस मुझे बता। इस भाई के सवाल के जो जवाब है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल। तो इंशाल्लाह जब ये पॉडकास्ट देखेंगे तो इनके सवाल का जवाब पता चल जाएगा इनको। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद सरवर है और मेरा नदीम नानी वाले से ये सवाल है कि आप लोग हमेशा कंट्रोवर्सी का शिकार क्यों रहते हैं? आप लोग कोई ऐसा पॉजिटिव कंटेंट क्यों नहीं बनाते जिससे ये कंट्रोवर्सी क्रिएट ही ना हो? कंटेंट की बड़ी बात की कि पॉजिटिव कंटेंट देखें, पॉजिटिव फैमिली कंटेंट, माँ से मिलना, माँ को गिफ्ट देना, अपना बहनों से मिलना, बहनों को गिफ्ट देना, इससे ही हमारी यूथ में एक मोटिवेशन आती है कि यार देखें ये लोग कितना प्यार करते हैं अपनी फैमिली से। तो यहाँ से मोटिवेट होकर वो लोग भी अपनी फैमिली से मिलते हैं, उनको उनसे प्यार करते हैं, गिफ्ट देते हैं। तो ये एक पॉजिटिव कंटेंट है, इसमें कोई बुरा नहीं है। मेरा नाम अतीक है। नदीम, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये जो कल परसों जो ये जो कार्रवाई हुई है हाई कोर्ट में, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जब आप वहाँ पर कोर्ट में गए हैं तो सबसे पहले आपने अपनी सिक्योरिटी का इंतजाम क्यों नहीं किया हुआ था? और दूसरी बात ये कि ये जो कोर्ट में ये सब मामला हुए हैं, पहली बात ऐसा होना नहीं चाहिए था। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आपका इसके बारे में क्या रद्द-ए-अमल है? सिक्योरिटी हमने क्यों नहीं ली वो भी हम रिपीट हो रहा है, इसका जवाब आपने दे वो दिया। हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। नदीम, मेरा आपसे एक सवाल है, आप शादी कब कर रहे हो? इन्विटेशन लाजमी देना मुझे। थैंक यू सर। हाँ जी, नानी वाला साहब शादी कब कर रहे हाँ जी, हैं? भाई के इस सवाल का जवाब भाई को मेरे नादर अली भाई के पॉडकास्ट में मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा भाई जो है वो नादर अली का पॉडकास्ट भी जरूर नहीं, ये वाला भी देखे ना। सवाल तो उसने इस पॉडकास्ट में नहीं, मैं किया। चाहता हूँ कि वो ये वाला पॉडकास्ट सवाल इस पॉडकास्ट में किया, इसमें जवाब मिलना चाहिए उसको। वो इसी का जवाब इस भाई के लिए यही है कि वो नादर अली का पॉडकास्ट देखे। शादी कब कर रहा है मुझे बता दें, चले। मैं क्योंकि एक पर्सनल क्वेश्चन लास्ट में भी आपने पूछा था, इसके ऊपर मैं आंसर नहीं करता। हाँ, ओके। वो की पता शादी की थी। अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुज़ैफा है। नदीम, मेरा आपसे ये सवाल है, ये जो इंसिडेंट हुआ है कराची हाई कोर्ट में, क्या उनकी गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई रद्द-ए-अमल आया है? मेरा ख्याल है अगर ये लाहौर हाई कोर्ट में होता तो अभी तक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से कोई ना कोई रद्द-ए-अमल आ जाता। बिल्कुल, ये भी मैं बात कर चुका हूँ कि पाकिस्तान पंजाब में होता तो अभी तक वो अपडेट हो चुके Things would have been different. हो चुके होते, तो सिंध में ये ऐसा नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा है और मेरा नदीम नानी वाले से ये क्वेश्चन है कि जो 19 दिसंबर को कराची में रजब भट्ट के साथ जो इन पर हमला हुआ था वकाला की तरफ से, उसकी बेसिक रीज़न क्या थी और उसकी किस वजह से इन पर जो है ना ये हमला किया गया? ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जब ये बाई पॉडकास्ट देखेंगे उनको पता चलेगा। चलें, लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जवाद अली है। मोहम्मद बहुत सारे सवाल आते हैं। नदीम भाई से सवाल है कि नदीम भाई का मैंने इंटरव्यू सुना था, वो स्टार्टिंग में कह रहे थे कि मैं पहले अपनी नानों को लाता था, उसके बाद में नहीं लाता, तो मुझे सही नहीं लगा। तो नदीम भाई के दोस्त हैं रजब भाई और डकी भाई, जिनके साथ इनका काफ़ी ताल्लुक रहा है, ये उन्हें क्यों नहीं समझाते कि फैमिली व्लॉगिंग नहीं करनी चाहिए?
और इनका मैंने एक इंटरव्यू देखा जिसमें इन्होंने कहा था कि फैमिली व्लॉगिंग जायज़ है, जबकि फैमिली व्लॉगिंग कर सकते हैं अगर हया में रह के करें, जबकि इस्लाम में औरत को घर से बाहर निकलने की इजाज़त ही नहीं है। तो हम अगर फैमिली व्लॉगिंग में वो गैर मर्दों को दिखाएं तो ये कैसे जायज़ होगा? सवाल है उनका। भाई का सवाल ये है जो हमने सुन लिया। अगर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर भाई को भी यूट्यूब पे फुद्दू लग जाए तो ये भी सबसे आगे होंगे कि ये देखें ये देखें ये देखें। तो ये बात यह है कि फैमिली व्लॉगिंग जो है वो अखलाक में दायरे में करनी चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है, बस अखलाक के दायरे में करनी चाहिए और करनी चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सवाल आपने जो जवाब आपने दिया है वो पता नहीं बड़ा बेसाख्ता सा है। बेसाख्ता सा जवाब वो भाई यानी ये मटेरियलिज्म है, आप ये कह रहे हैं। उसने कहा कि जी अपना जस्ट टू कैपिटलाइज। हाँ, उसने कहा था कि यार ये कि आपने ऐसे कैसे, उनके वो सेम क्वेश्चन पसंद नहीं आया आपको, सवाल पसंद नहीं आया। सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते जी? जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं नदीम भाई? ठीक ठाक हैं? अच्छा, मैंने ये पूछना था कि आप यूथ के लिए जो वीडियो बना रहे हैं इसमें आप क्या बताना चाहते हैं कि ये किस साइड पे जाए, मोटिवेट क्या करना चाहते हैं? हाँ, यूथ के लिए ये मेरा मैसेज है और मेरा ख्याल से हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए कि ज़िंदगी में जो है ना, आप जो आज एआई का दौर है, अपना टाइम अगर मिले तो आप एआई अपना रिसर्च करें। एआई अपना द वर्ल्ड इज़ बिकमिंग डिजिटल, तो क्रिप्टो फॉरेस्ट की तरफ आएँ, थोड़ा रिसर्च करें, नॉलेज गेन करें और घर बैठे आप अच्छे पैसे भी कमा सकते हैं। और ज़िंदगी में अगर कुछ काम करें तो अच्छे दोस्त बनाएं। ज़िंदगी के हर मुश्किल और आसान वक्त में जो आपके साथ खड़े हों, क्योंकि एक इंसान ही एक इंसान का वसीला बनता है, तो ऐसे दोस्त बनाएं जो आपका वसीला बने और आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद करें। तो बाकी यूथ के लिए भी मैसेज है कि इंशाल्लाह अपकमिंग हमारी जो पार्टी है इंशाल्लाह, एंड अपकमिंग पार्टी मेरी पार्टी नहीं, हमारी जो पार्टी पीटीआई है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, हमारी पार्टी। अच्छा, मैं अपकमिंग को जमात बनाने जा रहे हैं, कोई अपकमिंग पार्टी? हमारी जो पार्टी पार्टी आर यू टॉकिंग अबाउट? इंशाल्लाह हमें मौका मिला तो हम आवाम की खिदमत ज़रूर करेंगे एंड इंशाल्लाह ताला हम भी इलेक्शन तो नहीं लड़ने जा रहे? इंशाल्लाह अगर इलेक्शन लड़ना है, इंशाल्लाह ताला ने मौका दिया तो हम ज़रूर इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह। ऑल राइट, इसका मतलब ये भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ है हमारे पॉडकास्ट के अंदर कि नदीम नानीवाला जल्द सियासत में कदम रखने जा रहा है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने मौका दिया तो हम अपना एक अच्छा रोल प्ले करेंगे और अपना डिजिटल सिस्टम को और करेंगे, डिजिटल सियासत करेंगे, डिजिटल या हाफिजाबाद के किसी हल्के से इलेक्शन लड़ना है। लेकिन ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप करेंगे कि लोग जो हैं वो घर बैठे अपना टाइपिंग करें, उनके मसले रिजॉल्व हों। ये नहीं कि वो डेरों पे जाएं, डेरों पे जाकर लाइनों में लगें, पुलिस स्टेशनों के धक्के खाएं। ये तो तभी होगा जब नदीम नानीवाला वज़ीर आज़म बन जाएगा। नहीं, वज़ीर आज़म तो क्या पता एक दिन आए, इंशाल्लाह हमें मौका दें। लेकिन देखें, इंसान को ख्वाब बड़े देखने चाहिए, इंसान की ख्वाहिशें होती हैं, लेकिन हमारा ख्याल तो है इंशाल्लाह हमें अल्लाह ताला मौका देगा कि हम नीचे से स्टार्ट करें। और अभी मैंने मेरा इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर मैं LLB स्टार्ट कर रहा हूँ इंशाल्लाह यूके में, वकील भी बनेंगे इंशाल्लाह। कायदे आज़म भी वकील थे। हाँ, इंशाल्लाह LLB में मैंने अप्लाई किया है यूनिवर्सिटी में। वेरी गुड। तो अपना LLB भी करेंगे, LLB इंशाल्लाह उसके बाद जो है ना वेरी गुड सियासत में भी आएंगे इंशाल्लाह और खिदमत करेंगे आवाम की इंशाल्लाह, डिजिटल सियासत करेंगे इंशाल्लाह। बहुत सारे लोगों ने हालिया दिनों में नदीम नानीवाले का एक और चेहरा देखा है, जो समझते हैं कि नदीम नानीवाला मम्मी डैडी लड़का है, मम्मी डैडी सा लड़का है। आपका दोस्त भी यही समझता था ना, रजब यही समझता था, वो क्या मम्मी डैडी सा है, उसने क्या दोस्ती निभानी है। अब नाउ हियर कम्स अ मोमेंट जहां नदीम नानीवाला अपने मसल्स शो करने जा रहे हैं, क्योंकि जिम जा रहे हैं आजकल, तगड़ी एक्सरसाइज कर रहे हैं, कसरत कर रहे हैं, और दोस्तों की पुरजोर फरमाइश है कि हमें बाइसेप तो दिखाए ना। कि नहीं, अभी कुछ भी नहीं गेन किया, अभी सिर्फ मैंने 1-1.5 महीना किया। तो 1-1.5 महीने में 40 मिनट तक आपने चप्पी डाले रखी। जो पॉडकास्ट होगा मेरा आपका इंशाल्लाह, मेरा और उसका, आपके दोस्त का, तो फिर दिखाएंगे इंशाल्लाह। नहीं, बिफोर एंड आफ्टर भी हो जाए ना इस पॉडकास्ट में, उसमें कितनी प्रोग्रेस है, उसमें कितनी हो गई? कोई प्रोग्रेस अभी नहीं हुई, उसमें दिखाएंगे इंशाल्लाह, आएंगे जरूर, मेरा आपसे वादा है। नहीं, हमने लेकिन वीडियोस में तो देखा है आपको जिम करते हुए, और उसमें जैकेट नहीं थी, कुछ खास नहीं है, जो भी है दोस्तों के फैंस अजीब लगेगा, आई डोंट लाइक इट। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे इंशाल्लाह नेक्स्ट दिखाएंगे इंशाल्लाह, जैसे जो चाहे आपका उसने करिश्मा साज करे। आज साल 2025 का आखिरी रोज है जब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। आई एम नॉट श्योर कि ये आज होगा या कल हम पब्लिश करेंगे, लेकिन 2025 का इख्तितामी रोज है आज। 2025 का टेक अवे क्या है और 2026 का न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है नदीम नानीवाला का? देखिए, 25 में इंशाल्लाह अपना
बहुत अच्छे लोग आए, बहुत लोग चले गए, बहुत अच्छे लोग आए। फ्यूचर यही है कि अपना ज़िंदगी में कुछ बड़ा करें, बिजनेस करें, अपना क्रिप्टो करें, नॉलेज गेन करें। AI का दौर है, आगे बढ़ें, बस मेहनत करें और आगे बढ़ें। यही मेहनत करते रहेंगे, आगे और बढ़ते मुझे लेट मी जस्ट टेल एवरीबडी आउट देयर कि बहुत सारे पॉडकास्ट के ऊपर ना नदीम मुबारक साहब अक्सर मुझे वॉइस नोट्स करते रहे, मैसेजेस करते रहे, क्रिटिसिज्म आ रहा होता है ना, तो ये यूके में बैठ के, कभी कहीं दुबई में बैठ के, तो ही ऑलवेज टेक्स्ट मी या वॉइस नोट भेजते हैं कि भाई ये बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है, इसके ऊपर बड़ी तनकीद आ रही है, ये हो रहा है। तो साल 2025 हमारे लिए भी भरपूर तनकीद से भरपूर साल रहा है। ऐसा ही है, बिल्कुल। और आप तो विटनेस करते रहे ऐसा ही है। वहां बैठ के, जब वॉइस नोट नदीम नानी वाले का आ रहा है या फिर कॉल आ रही है और फिर बात हो रही है, तो हाउ डू यू सी दैट ऑल? क्रिटिसिज्म, हेल्थी क्रिटिसिज्म अच्छा है, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है कि हेल्थी क्रिटिसिज्म होना चाहिए सोसाइटी में, लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू जो भी होना चाहिए, लेकिन कोशिश यही होना चाहिए कि हेल्थी क्रिटिसिज्म होना चाहिए, नेगेटिव क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद है कि 2025 हमें एक खूबसूरत गिफ्ट दे के गया है, जो दोस्ती की मिसाइल कायम हुई है, जो मैं हमेशा से बात करता आता था। मैंने आपके पिछले पॉडकास्ट में बात की थी कि दोस्त जो मैं बात करता आया था हमेशा से, वो देखें अल्लाह ताला ने वो पूरी दुनिया को दिखा दिया कि मुश्किल वक्त में अगर कोई आपके साथ खड़ा होगा तो आपका दोस्त। बिल्कुल सही। अब 2025 का आखिरी पॉडकास्ट हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और नदीम नानी वाला जो वहाँ बैठ के हमारे वेलविशर बन के हमें वॉइस नोट्स भी और कॉल्स भी करते होते हैं। और एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो मैं हैरान हो गया कि मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स थे 959 के, क्लोज टू 1 मिलियन। हाँ, तो वो 24 आवर्स में 1 मिलियन करा चुके हैं। तो मुझे किसी ने पूछा कि यार आपकी 1 मिलियन कैसे आपने कर ली है? मैंने कहा मार खा के। तो दोस्ती में मार खा के देखें, लोगों ने इतना प्यार किया, फायदा होया ना, फायदा देखें, मार खान दा फायदा होया, देखें फायदा, एवरी एस्पेक्ट, मोहब्बत बढ़ गई लोगों की, दोस्ती पे एतमाद भी बढ़ गया। कोई भी एक्शंस होते हैं उसके फायदे भी हैं, उसके नुकसानात भी हैं। देखें, नुकसानात भी हैं, फायदे भी हैं, तो ऐसे चलता रहता है सिस्टम। तो लोगों का बहुत शुक्रिया कि लोगों ने जिस तरह मुझे प्यार किया, रजब को प्यार किया, और लोगों ने इस तरह की गुंडागर्दी को रिजेक्ट किया, और हम भी इस तरह की गुंडागर्दी को, इस तरह की नौसरबाजी को हम फाइट करते रहेंगे सिस्टम के अंदर, और हम आप लोगों के साथ खड़े हैं। अगर आप लोगों के साथ भी कोई अदारा, कोई बंदा, कोई ऑफिसर जुल्म करता है, आपको ब्लैकमेल करता है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह आपकी आवाज़ बनूंगा और हम इंशाल्लाह उसको आखिरी मनसू तक पहुँचाएंगे, क्योंकि हमारे माशरे में नदीम नानी वाला नाउ वांट्स टू बिकम अ बिग ब्रदर, लेकिन ये वो बिग ब्रदर नहीं है। नहीं, हम आपकी आवाज़ पहुँचाएंगे, हम आपकी आवाज़ पहुँचाएंगे। मैं अगली बात भी सुन लेना मेरी। नदीम मुबारक वो बिग ब्रदर नहीं है हु वर्क इन शैडोज, वो कह रहे हैं मैं पब्लिकली आपकी आवाज बनने को तैयार हूं। तो नदीम नानी वाला साहब, इट वाज एन एब्सोल्यूट प्लेजर वंस अगेन हैविंग यू इन द शो। और मैं कह रहा था कि 2025 का इख्तितामी रोज आपकी वसातत से इस आखिरी पॉडकास्ट में बैठ के मैसेज इज वेरी लाउड एंड क्लियर फॉर ऑल द पीपल आउट देयर, खासतौर पे आरटीएस फैमिली के लिए जिन्होंने बहुत सारा प्यार दिया इस पूरे 2025 में, और नेगेटिव पॉजिटिव हर तरह का क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन हमारे इस प्लेटफॉर्म ने ठंडी हवा का झोंका खुद को साबित किया कि जिसमें सवाल पूछना, एक ऐसा कल्चर जो मादूम हो रहा था, जहां पे घुटनज़दा माहौल था, हमसे बेजा में लोग समझ रहे थे, हमने एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट किया और उसके बाद लोगों ने उसको फॉलो करना शुरू किया, लोग उस तरफ आए। हम चाहते हैं कि आरटीएस कम्युनिटी जो मिसाल कायम कर रही है, प्रेसिडेंट सेट कर रही है, लोग आए उसमें, लेकिन अखलाक के दायरा कार के अंदर रहते हुए। हम अपनी ऑडियंस को भी ये समझाते हैं और हम उन लोगों को भी ये समझाते हैं कि जो ये करना चाहते हैं आप करें जरूर, अखलाक के दायरा कार में, और क्रिएटिविटी शुड बी विद पर्पस के साथ तख्लीक होनी चाहिए, बेमकसद नहीं। जिंदगी बेबंदगी, शर्मिंदगी। जब हम इस पॉडकास्ट को क्लोज कर रहे हैं तो जाते जाते मैं सिर्फ ये कहूंगा कि अगर कभी मेरे बस में हो कोई ऐसा शहर बसाऊं मैं जहां धूप छाऊं गले मिले, जहां बान जुर्त में भी गुल खिलें, जहां चांद मांद ना हो कभी, जहां आदमियत के नुत को लब पे न शहर यार का खौफ हो, जहां सरसराए ना आदमी की रगों में कोई हरास तक, जहां लोहे खाक पे उम्र भर किसी बेगुनाह के खून का कोई दाग, कोई निशाना हो, जहां चाक हो कोई पैरहन, न सुखनवरों की ज़बां कटे, जहां सच को सच से हो वास्ता, जहां जुगनुओं को हवा दिखाती हो रास्ता। और उम्मीद करता हूं कि आने वाला साल 2026 ढेरों खुशियां लेके आएगा आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके अहलो-अयाल के लिए, गिरदो-नवा के लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह। दिस इज रेहान तारिक साइनिंग ऑफ फ्रॉम द आरटीएस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।